नमस्कार, इटनो स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेन्नुगिरी। आज एक बार फिर से स्वदेश आपके लिए एक बेहद खास शो लेके आया है। कुछ हफ्ते पहले हमने म्यूचुअल फंड महाकुंभ की थी और हमने निवेश की बात की थी, लेकिन इस बाजार में निवेश के साथ साथ एक बेहद अहम चीज होता है, वो होता है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग के साथ एक अहम मुद्दा जुड़ा होता है जिसको कहते हैं टेक्निकल चार्ट। सामान्य तौर पे देश के कई लोग हैं, या कह सकते हैं आम लोगों को यह पता ही नहीं होता कि स्क्रीन पे आड़ी तिड़ी रेखाएं जो दिखती हैं वो होती क्या है। दरअसल उसको टेक्निकल चार्ट ही कहते हैं प्रियंका, और हर कोई उसको जानना चाहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत हमारे सारे स्वदेश व्यूअर्स का, क्योंकि हर बार हम फंडामेंटल की बात करते हैं, बहुत सारी टेक्निकल पिक्स आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन इन टेक्निकल चार्ट्स के पीछे का ज्ञान भी इस बार हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमारे देश में ऑप्शंस का, ट्रेडिंग का जिस तरह का वॉल्यूम बढ़ रहा है मनीष, 39.48 बिलियन सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक का ये वॉल्यूम है। इतने बड़े वॉल्यूम, इतने सारे डीमैट अकाउंट जो खुल रहा है, वो इस टेक्निकल शास्त्र को जानना जरूरी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाजार में पैसा निवेश करते हैं, टेक्निकली चार्ट पिक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो थोड़ा ज्ञान तो आपको आज समझना चाहिए। इसीलिए ये है खास पेशकश। बिल्कुल, और स्वदेश शास्त्र इटनो स्वदेश के खास पहल है, उसी के तहत आज हम टेक्निकल शास्त्र कर रहे हैं। और टेक्निकल शास्त्र को अगर समझना हो तो कहते हैं कि किसी न किसी गुरु के पास जाना चाहिए। और आज जो है दो गुरु हमारे साथ है। विशाल बी मलकान है, लेखक है, ट्रेडिंग कोच के, और को फाउंडर है मलकान्स व्यू के। मलकान व्यूज ही जो है प्रेजेंट कर रहा है टेक्निकल शास्त्र। और मेघना भी मलकान है, लेखक ये भी है, को फाउंडर है मलकान व्यूज के। अब आपने दोनों को देखा होगा कई बार, और आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है इस खास शो में। इन दोनों के बारे में मैं दो चीज़ बता सकता हूँ कि बाजार में दो चीज़ें लागू होती हैं। पहला, भाव। हर कोई कहता है भाव भगवान छे, लेकिन कहते हैं कि इस बाजार में एक चीज़ और काम होता है, एक और काम करता है, वो होता है भावना। क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, और इन भावनाओं का असर कहीं ना कहीं चार्ट पे होता है। तो आज जो है इंटरेस्टिंग हम करने वाले इसको, मेघना हमें भावना के बारे में बताएंगे कि शेयर बाजार में भावना कैसे काम करती है, और विशाल हमें बताएंगे कि शेयर बाजार में भाव कैसे काम करता है। एक्चुअली आप दोनों ने बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन रखा है। एक बाजार की बारीकियां बताता है और एक बताता है कि उन बारीकियों को अपनाने के बाद अगर माइंडसेट ही पैसा कमाने का नहीं है, अगर माइंडसेट में सिर्फ डर या फियर है, तो पैसा बनेगा कैसे, प्रॉफिट बनेगा कैसे। यानी माइंडसेट भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में टेक्निकल शास्त्र में हमारे साथ खास मलकान्स व्यू प्रेजेंट करेंगे आज की एक खास मास्टर क्लास। तो शुरू करें विशाल। यस, थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बड़े ऑडियंस के साथ ये टेक्निकल भाषा और टेक्निकल चार्ट्स को और क्लैरिटी और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप भावना को कैसे तौर पर देखते हैं? अगर बाजार में भावना की बात की, इमोशंस की बात की, तो कैसे काम करता है? जैसे कि आपने एकदम सही बताया, भाव और भावना साथ में जाते हैं। बाजार, हम ह्यूमन बीइंग्स ट्रेड करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स आर मेड अप ऑफ इमोशंस। इसलिए हर एक डिस्कशन जो भाव के ऊपर होगी, भावना हर एक डिस्कशन में प्रेजेंट होगी। निश्चित रूप से, और यही समझना दिलचस्प है। और अगले 2 घंटे तक लगातार आप इस शो को देखते रहिए, क्योंकि इटनो स्वदेश का स्वदेश शास्त्र आज दिखाने वाला है आपको टेक्निकल शास्त्र। ये स्वदेश शास्त्र बार बार मनीष कह रहे हैं, उसकी एक सिर्फ छोटी सी कड़ी है टेक्निकल शास्त्र। बड़ा गैमेट ऑफ थिंग्स है ना मनीष? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। और टेक्निकल शास्त्र की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ चार्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं, फिर हम समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि क्या है कि ये कदम दर कदम आप बढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आए कि सब कुछ होता क्या है। और सबसे पहले आपको एक पहला चार्ट दिखाते हैं, ये ICICI बैंक का डेली चार्ट है। विशाल, अब ये चार्ट हम जो देख रहे हैं ICICI बैंक का, इसमें कई सारी रेखाएँ हैं। कुछ नीचे लाइन चल रही हैं, कुछ ऊपर लाइन चल रही है, कुछ बीच में लाइन चल रही है। एक आम आदमी के लिए ये कुछ नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं कि क्या है ये, और वो आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में है क्या ये? अब ये बहुत सारी लाइनें हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सारे लाइनों की शायद ज़रूरत भी ना पड़े जब हम आगे जाएंगे मास्टर क्लास में। बट आपकी जानकारी और ऑडियंस की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऊपर कैंडलस्टिक्स है, जो भाव है, मतलब एक दिन की एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है कि आज का ओपन, आज का हाई, आज का लो, आज का क्लोज क्या हुआ, उस हिसाब से कैंडल पैटर्न बनती है। और उसके ऊपर जो लाइन लगी है उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, कि एवरेज के ऊपर है या एवरेज के नीचे है, दैट्स द प्राइस। और उसके नीचे जो स्टिक्स है, जो उसको बोलते हैं वॉल्यूम, जहाँ मतलब आज के दिन में कितना कारोबार हुआ, कितने शेयर्स ट्रेड हुए,
बायर्स ज़्यादा थे या सेलर्स ज़्यादा थे। और सबसे लास्ट में जो है, जो हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो है RSI, जिसको बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर या ऑसिलेटर, जिससे पता चलता है कि मार्केट की स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है। ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स आपने जो चार्ट पे लगाए हैं। निश्चित रूप से। तो अब आपको अगला चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें तो आपने बताया कि ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ग्रीन और हरी लाइन दिख रही है, लेकिन कुछ और चार्ट्स आप देखिए, उसको आप बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जब आगे बढ़े तो हमारे जानकार और हमारे जो दर्शक हैं उनको ये समझ में आया कि कौन से चार्ट्स हैं, इसके क्या मतलब है, फिर हम इन डेप्थ की तरफ इसको बढ़ेंगे। परफेक्ट। अब ये जो चार्ट सामने आई, ये क्या बता रहा है हमें? अब इस चार्ट पे आपको दिखेगा कि एक लाइन बनी है जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत है, जो हमने बचपन में सीखा है। जब 2 लो को जोड़ दो तो एक सपोर्ट लाइन बन जाती है, और जब 2 हाई को जोड़ दो तो एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट पे जहां पे मार्केट में डिमांड ज्यादा है, और सप्लाई मतलब जहां पे मार्केट में सप्लाई मतलब सेलिंग ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कि वो सपोर्ट बार बार लेके वहां से बाउंस हो रहा है। तो मतलब एक खरीदारी, मतलब एक ट्रेडर को वहां पे खरीदना चाहिए और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करवाती है मार्केट में। तो निश्चित रूप से, तो अब तक जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ये सारे शब्द आप नोट भी करते जाइए, ताकि जैसे जैसे हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, आप ये समझ में आता जाएगा कि हमने किन मुद्दों की बात की थी, विशाल ने किन मुद्दों की बात की थी। और ये तमाम वीडियोस आप बाद में यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। उन्होंने RSI की बात की, उन्होंने वॉल्यूम की बात की, उन्होंने कैंडल की बात की, उन्होंने जो है ट्रेड लाइन की बात की। अब अगला चार्ट देखिए, ये मैं समझना चाहता हूँ कि इस चार्ट के जरिए क्या देखने को मिलता है। खासतौर पे एक कैंडल की बात होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कैंडल के अलावा बार चार्ट भी होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हैं। ये क्या बताता है? एक तो आपने इस चार्ट में देखा, हमने देखा है कि इस चार्ट में सीधे तौर पे देखिए कि सब कुछ वही है, बस इसमें कुछ घेरा जैसा दिख रहा है। ये क्या बता रहा है? ये जो आपने चार्ट के ऊपर घेरा दिख रहा है वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड मतलब इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी बैंड। अब ये बैंड्स को आप देखोगे, कहीं वो ब्रॉड हो रहा है, कहीं पे वो नैरो हो रहा है। जब ब्रॉड हो रहा है मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और जब वो नैरो हो रहा है मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। जब एज अ ट्रेडर अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो मुझे चाहिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी मेरे को कुछ प्रॉफिट होने का चांस है। अब जब वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो मैं शांति से बैठूंगा, वेट करूंगा कि कब वापस वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो। इसलिए बॉलिंजर बैंड उसको आइडेंटिफाई करने में काम आता है। ये दिलचस्प आपने एक बात कही कि जब लोग कहते हैं कि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो मौका मिलता है, लोग तो वॉलेटिलिटी के नाम पे डर जाते हैं, बट वहीं भावना का काम आता है। Yes. कि जब हम देखते हैं कि जब गिरावट होना शुरू होता है बाजार में, तो लोग घबरा जाते हैं कि नहीं, गिर रहा है, निकलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब बाजार में कोई प्रोसेस या सिस्टम के बिना ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तब ऐसा होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम वी आर रनिंग द मार्केट, वी आर रनिंग द ट्रेड। बट एक्चुअली हम ऐसे सिखाते हैं कि मार्केट को ट्रेड करना इज इक्विवेलेंट टू रनिंग अ बिजनेस। जैसे कि हम जब कोई बिजनेस चलाते हैं तो वी ट्रस्ट द सिस्टम, द प्रोसेस। इन द सेम वे अगर जब हम मार्केट को ट्रेड करने की ट्राई करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू ट्रेड इट जस्ट लाइक अ बिजनेस और अ प्रोसेस, मतलब कि एक सिस्टम आपने लगा दी और वो सिस्टम के हिसाब से आपने ट्रेड डाल दिया, फिर चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिस्टम आपके लिए पैसा बना रही है, आप नहीं कुछ। करेक्ट। तो यानी ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस की तरह इसको देखिए। Yes. ये एक बिजनेस भी है और इसमें एक ट्रेडिंग सिस्टम भी होना चाहिए। अब होता क्या है, आपके साथ मेघना और इससे इन डेप्थ में भी समझना चाहेंगे जो इमोशंस की बात हुई है, बट पहले ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए विशाल एक बेसिक क्वेश्चन क्या होता है ना, बिकॉज जब भी हम शोज करते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, रेफरेंस लेते हैं और फिर ट्रेड बताते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सी वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हमें इतना नहीं पता, लेकिन हम भी कुछ इंडिकेटर्स को समझते हैं। लेकिन एक्चुअली इफेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम के लिए कितने इंडिकेटर्स होने चाहिए? मेरा मानना है, बहुत सही सवाल किया आपने, कि मैंने जब अपनी शुरुआत की थी टेक्निकल सीखने की, आज मैं 27 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और जब 15 साल से हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू की है, तब से हम खाली एक ही इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं। एक इंडिकेटर, ओनली वन इंडिकेटर। और वही आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है RSI। अब ऐसा नहीं है कि RSI बेस्ट है। मैं मानता हूं कि जैसे बोलते हैं, हमारा एक फेवरेट कोट है कॉल गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब एक चीज को मैस्ट्री लेवल पे करनी चाहिए, जहाँ की बहुत सारी चीजों को थोड़ी थोड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और टूल्स एंड टेक्निक्स है। कोई भी एक चीज को मास्टर कर लोगे, आप कोई भी दुनिया में सक्सेसफुल आदमी को देखोगे तो वो एक चीज का मास्टर है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। तो हमारा मानना है कि एक सिस्टम हो जाए, एक इंडिकेटर से आप अच्छी सिस्टम बना सकते हो, जिसमें पर एक ऑब्जेक्टिव एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, और एक री एंट्री पॉइंट होना चाहिए अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया कि वापस एंटर कब करना है। ये चारों पॉइंट पहले से अगर डिफाइंड है तो भाव क्लियर है, स्ट्रैटेजी क्लियर है, तो जितने भाव और स्ट्रैटेजी क्लियर होगी उतनी भावना कम हो जाएगी।
ओके तो यानी आप कह रहे हैं ये जितने भी इचिमोको पैटर्न्स होते हैं, सुपर ट्रेंड पैटर्न्स होते हैं एंड सो गैमेट ऑफ इंडिकेटर्स, इन सबको हम डू अवे करके सिर्फ आरएसआई से ट्रेंड को पकड़ भी सकते हैं, एंट्री पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं और एग्जिट पॉइंट भी ढूंढ यस सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेट्स गो अहेड। आपने दर्शकों को आसान करने के लिए वापस वो सारे चार्ट दिखाते हैं। उसमें आपने एक चीज गौर किया होगा, हर चार्ट में ऊपर का जो हिस्सा था वो बदल रहा था, नीचे का हिस्सा जो नहीं बदल रहा है। नीचे की जो लाइन खींची हुई है, इस लास्ट की जो नीचे की लाइन हम देख रहे हैं, यही आरएसआई है जो बता रहा है हमारा कि कैसे इसमें ट्रेड करना है। इसमें एक ट्रेंड आप देख रहे होंगे, आरएसआई नीचे भी जा रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ भी जा रहा है, और हर इंडिकेटर में आपने देखा होगा जितने भी चार्ट आप लगातार देख रहे हैं सब में हम आरएसआई की बात करें, आरएसआई के साथ ही चल रहे हैं। तो आज विशाल हमें जो है आरएसआई के बारे में ही विस्तार पे से बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आरएसआई के जरिए कैसे आप ट्रेड करते हैं। शुरुआत इसके साथ ही करते हैं, और इसमें हर बाजार में एक कॉन्सेप्ट होता है मोमेंटम। हर कोई कहता है मोमेंटम प्ले करें। ये मोमेंटम होता कैसे है बाजार में, मोमेंटम आता कैसे है, मोमेंटम के साथ ट्रेड कैसे करते हैं हम? तो मोमेंटम जैसे हमारी पहली स्लाइड है, मोमेंटम मतलब स्पीड, मतलब मार्केट में तेजी कितनी है, मतलब उसकी रफ्तार क्या है, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितने किलो, जैसे अपने कार में कैसे स्पीडोमीटर होता है कि जिससे पता चलता है कि हम कितने फास्ट जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं, राइट। सो 0 से लेके 240 तक की स्पीड होती है, 360 तक की होती है। अगर मैं 200 स्पीड के पे जा रहा हूँ मतलब मार्केट में तेज चला रहा हूँ गाड़ी, अगर 20 के स्पीड पे चला रहा हूँ मतलब मैं स्लो चला रहा हूँ, और अगर 60-70 पे चलाओ तो मीडियम। वैसे ही आरएसआई इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में चलता है, और अगर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हमको दिखेगा कि कैसे वो एकदम सिंपल हम उसको यूज कर सकते हैं, विच इज आई जस्ट शो यू। जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो हम टूल की बात कर रहे हैं, ये बहुत सालों पुराना टूल है जिसको वेल्स वाइल्डर करके जो इंसान है उन्होंने बनाया था, और उनके बाद एंड्रू कार्डवेल ने उसके ऊपर बहुत काम किया, और मैं लास्ट 15 साल से मैं भी इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ और इसको बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, आपने बहुत बार सुना होगा कि कन्वेंशनल आरएसआई में क्या होता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में सुना होगा। हम इस मास्टर क्लास में ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे या तो बुलिश है, या तो बेरिश है, या तो साइडवेज। मार्केट में ये 3 ट्रेंड ही है, बीच का कुछ नहीं है। बीच का कुछ नहीं है, ये 3 ही ट्रेंड है, अप डाउन और साइडवेज। इसके हिसाब से बाजार चलता है, उसके हिसाब से वो चलना है। यस, तो उसको इतना आसान करने की कोशिश करें अनकन्वेंशनल। अगर ये आपने 3 ट्रेंड बताया, बुलिश, बेरिश और साइडवेज, यस, अगर मैं एज ए लेमन जानना चाहूँ, सिर्फ एज ए एक दर्शक के तौर पे, कोई दर्शक हमारा मुजफ्फरपुर में बैठा हुआ है, कोई गाजीपुर में बैठा हुआ है, कोई मिर्जापुर में बैठा हुआ है, वो अगर ये जानना चाहे एक शब्द में, इन तीनों में पैसा सबसे अच्छा बनने की संभावना किस में होती है, बुलिश, बेरिश, साइडवेज? एज अ रिटेल ट्रेडर जो ज्यादातर बुलिश ट्रेड्स करते हैं, जैसे अप ट्रेंड में करते हैं, बहुत कम लोग शॉर्ट करते हैं जो बेरिश ट्रेंड, तो मेरे हिसाब से बुलिश में ज्यादा पैसा बनता है। साइडवेज में आपको होल्ड करने की जरूरत पड़ती है या कुछ नहीं करना है, और डाउन ट्रेंड में जो ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो उसी में कमा सकते हैं शॉर्ट करके। बाकी एक रिटेल ट्रेडर को अप ट्रेंड में अच्छा पैसा बनता है, जो अभी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। मैं ना अब इसी चीज़ पे जोड़ना चाहूँगा, जब बाजार चल रहा होता है बुलिश ट्रेंड की जो उन्होंने बात की तो सब कहते हैं बहुत बढ़िया है, जिसको देखिए पैसा बना रहा है। जब साइडवेज आता है तो लोग सुबह से शाम बीत जाते हैं, कहते हैं थक जाते हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या, थकाता है बाजार, आपको तोड़ता है, ठीक है। और जब गिर रहा होता है बाजार तो लोग कहते हैं अरे यार सब डूब गया मेरा, ठीक है। ये जो तीनों हैं, इसमें ये कैसे हमारा काम करता है, हमारी भावनाएं कैसे चलती हैं इसमें, क्योंकि हर ट्रेडर के साथ क्या है, जब तेजी होती है तो उसकी दूसरी भावना होती है, उसको लगता है मैं सिकंदर हूँ, मैं जो चाहूँ जो ट्रेड करूँ मुझे तो पैसा ही बन के आएगा। साइडवेज आता है तो वो थकने लगता है, वो छोड़ता है, छोड़ के निकलना चाहता है, और फाइनली उनके पैसे नुकसान होते हैं, मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, और जब गिरावट आती है तो जाते ही जाता है। ये होता कैसे है वहाँ पे उस समय? तो ये दोनों मेन रीजन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग का प्रीडोमिनेंट इमोशन होता है सेफ्टी। अब अपना हमारा ब्रेन इज प्री फंक्शन इन अ वे दैट वी ऑलवेज लाइक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम लैक एंड अटैक से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए जब मार्केट गिर रहा होता है तो हमें लग रहा है हमारे वी आर बीइंग अटैक्ड। दैट इज व्हाई वी से कि अगर आप एक सिस्टम या प्रोसेस से चलते हैं तो आप इन सारे मूवमेंट या वॉलेटिलिटी जो आपने बताया इन सब से बच के रहते हैं, क्योंकि आप खुद आपके इमोशंस कम इन्वॉल्व होते हैं। यू आर मोर ऑब्जेक्टिव रादर देन सब्जेक्टिव। तो इसलिए फिर तौर पे, और आपने जिस चाल की बात की विशाल, यही वो चाल है? यस, यही चाल है जो इस चाल को फुल फ्रेम दिखाइए, फिर हमारे दोस्तों को समझ में तो समझ में आएगा। तो ये जो 0 से 100 के बीच में है, आप देखोगे कि अगर वो 40 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, 40 और 60 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है, और 60 के ऊपर है तो मार्केट तेजी है। 3 लेवल है जिसको हम 40-60 बोलते हैं। 40-60 मतलब 40-60 के बीच में होगा तो साइडवेज, 60 के ऊपर होगा तो बुलिश, और 40 के नीचे होगा तो मंदी।
फिर आप इसको सीधे तौर पे ये रहते हुए कि अगर आपके 60 के ऊपर जाता है तो तेजी का मान के चले, राइट। ठीक है। अच्छा, ये इसमें कभी ऐसा हुआ है क्या, कभी एक दो चार्ट्स मैंने से देखे थे जिसमें कि कहते हैं कि 100 के ऊपर नहीं जाता है, पर हमने देखा है कई बार 100 के ऊपर भी जाने की भी संभावना नहीं जाएगा 100 के ऊपर। जैसे आपका स्पीडोमीटर 240 के स्पीड पर जा ही नहीं सकता, नहीं तो इंजन फट जाएगा, वैसे ये 100 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। इनफैक्ट 100 तक भी नहीं पहुंचते हैं स्टॉक्स, क्योंकि वो रोबोट होते हैं। बहुत रेयरली 95 97 तक जाता है, बट अदरवाइज वो 80 से 90 के बीच में रहता है। बट तो ये जो 3 रेंज है ना विशाल, इससे भी हम डीप में समझना चाहेंगे। क्या नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि 0 से 40 है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, 40 से 60 के बीच में है तो बाजार साइडवेज रहेगा, उस वक्त ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत पैसा नहीं बना पाएंगे, और 60 से अबव बुलिश होगा। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो 70 के ऊपर ओवरबॉट, वो जो है वो कन्वेंशनल है, वो इस दौर में जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें यूज नहीं होता है। सो वी विल नॉट यूज ओवरबॉट ओवरशॉट, वी जस्ट यूज बुलिश, बेरिश और साइडवेज। और इसको एक सिस्टम में कैसे बदलते हैं वो आगे के चार्ट्स में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे क्लियर कट एंट्री और क्लियर कट एग्जिट क्लियर समझ में आता है। तो सीधे तौर पे जो विशाल ने अब तक हमें बताया कि आरएसआई एक अहम मुद्दा है ट्रेड करने के लिए, एक अहम इंडिकेटर है इनफैक्ट कह सकते हैं, और इसमें जो है आपको तेजी, मंदी और दायरे के कारोबार के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग करके हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि स्वदेश शास्त्र में आप देख रहे हैं टेक्निकल शास्त्र, टेक्निकल चार्ट का सबसे बड़ा मंत्र और सबसे बड़ी तैयारी। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होते हैं और इसी इंडिकेटर के जरिए कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पिक करना है और कैसे एक शॉर्टकट ट्रेड पिक करना है, दोनों चीजें समझेंगे। जल्द वापस हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश टेक्निकल शास्त्र, और हमारे साथ विशाल मलकान और मेघना मलकान आज प्रेजेंट हैं। आपकी टेक्निकल चार्ट से जुड़ी जितनी उलझने हैं, माइंडसेट से जुड़ी जितनी उलझने हैं, उन्हें सुलझाने के लिए एक बड़ी बात जहां पर हमने ब्रेक लिया वो ये कि एक इंडिकेटर जिसे विशाल रेकमेंड करते हैं और बहुत ही पावरफुल है, वो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये अब विशाल से समझते हैं। विशाल, चलिए, यू हैव हेल्प्ड अस कि एक इंडिकेटर ही काम करेगा, जिसे आप इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं। सो दिस गिव्स आवर व्यूअर्स मोर कन्विक्शन। आप 15 साल से ज्यादा से ट्रेडिंग में हैं और आप इतने सालों से कोच भी कर रहे हैं लोगों को। अब इस स्ट्रेंथ, इस इंडिकेटर की हमें बारीकियां भी समझाइए। ठीक है, तो पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं कि आरएसआई बेस्ट है। मैं ये बता रहा हूं कि मैंने आरएसआई पे बहुत ज्यादा काम किया है। वैसे ही सारे इंडिकेटर्स जैसे आपने सुना होगा, एमएससीडी, स्टोकेस्टिक, सुपर ट्रेंड, सारे अच्छे हैं, बट एक को कोई आप पकड़ लो और उसको डीप में स्टडी करोगे तो आप उसके मास्टर बनते हो। तो मैं आरएसआई की बात करता हूँ। अब आरएसआई में हमने देखा 40-60 का रूल है, 60 के ऊपर बुलिश, 40-60 के बीच में साइडवेज और 40 के नीचे बेरिश, मतलब मंदी। अब इसमें और एक स्टेप आगे कब जाएंगे कि हमारे पास जो चार्ट्स होते हैं, एक होता है डेली चार्ट, एक होता है वीकली चार्ट और एक होता है मंथली चार्ट। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मेरे को एक कंफ्यूजन है कि ये बताइए, क्योंकि बहुत बार हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं वीकली फ्रेम पर ये एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, बट हमें मंथली फ्रेम पर सिग्नल्स आने बाकी हैं। तो ये कौन सा टाइम फ्रेम एक्चुअली देखना है? इट इज सो कंफ्यूजिंग। तो लेट्स ब्रेक इट इनटू वेरी सिंपल थिंग्स दैट डेली चार्ट मींस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वीकली चार्ट मींस मीडियम टर्म ट्रेडिंग और मंथली चार्ट मतलब आप लॉन्ग टर्म देखते हो। तो अगर मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे मंथली चार्ट से लेना देना नहीं है, मुझे डेली चार्ट देखना है। मुझे कुछ दिनों के लिए डेली चार्ट हो गया, कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड करना है, मेरे को 2-3 महीने के लिए वेट करना है पोजिशनल ट्रेड, तो मैं वीकली चार्ट देखता हूँ। और मुझे एक लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल का व्यू लेना है तो मैं मंथली चार्ट पे जाऊंगा। तो उतना सिंपल कर सकते हैं। अभी और नीचे भी जा सकते हैं, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट, वो बहुत इंट्राडे हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि इंट्राडे इज लाइक मोर ऑफ लाइक व्हाट वी कैन से काइंड ऑफ एडिक्शन, और इट गिव्स यू मोर ऑफ रोलर कोस्टर राइड rather than making money. बड़ा पैसा, जैसे एक फेमस कोट है कि बड़ा पैसा इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग, बड़ा पैसा इज मेड व्हाइल यू आर वेटिंग। ओके, सो दैट मींस विशाल, अगर हमें पता है कि वी आर इन अ बुल मार्केट और Infosys in long run और मे बी Reliance in long run is going to make money, that's your longer time frame. Yes. लेकिन अगर उसे आपको कुछ पोजिशनली ट्रेड करना है, 1 हफ्ते के लिए ट्रेड लेना है, 2 हफ्ते के लिए ट्रेड लेना है, तो टाइम फ्रेम घटाने पड़ेंगे वीकली चार्ट पे, और उससे कम कुछ दिनों के लिए करना है, मंडे टू फ्राइडे या 5-10 दिन के लिए, तो डेली चार्ट पे करेंगे। तो अभी मैं कुछ चार्ट्स आपको दिखाऊंगा जहां पे हम ये 40-60 को समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये एक रेंज, जो ये तीनों रेंज है 40-60 ऊपर नीचे और साइडवेज,
एक रेंज से दूसरी रेंज में शिफ्ट कैसे होता है, मतलब एक स्टॉक अप ट्रेंड से साइडवेज में जाता कैसे है और साइडवेज से डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है, उसको समझेंगे। तो लेट्स गो विद द फर्स्ट चार्ट विच इज राइट नाउ वी हैव अ चार्ट ऑफ लुपिन ऑन योर स्क्रीन विच इज अ वीकली चार्ट। तो आप देख रहे हो कि जब वो 60 के ऊपर जाता है तो कितना तेजी से ऊपर गया। तो अगर मैं एक बार 60 के ऊपर जाने के बाद इसको एंटर करूं, अब ये भी एक दुविधा है कि हम ऊपर जाने के बाद खरीदते हैं। लोगों को मानना है कि जब नीचे आता है तब स्टॉक खरीदना चाहिए, बट दैट्स द माइंडसेट वी नीड टू चेंज, क्योंकि नीचे कितना जाएगा हमको नहीं पता है, बट एक बार मार्केट हमको सिग्नल देगा कि मैं अप ट्रेंड में हूं, जो कि 60 के ऊपर जाने के बाद बताता है, तब मैं खरीदूं तो उसके बाद भी काफी अप ट्रेंड पकड़ने को मिलता है। सो फॉर व्यूअर्स सिंप्लिसिटी, आप बोल रहे हैं जो नीचे इंडिकेटर्स बने हैं वो RSI की 3 लाइंस हैं, जो Yes. नीचे की स्क्रीन 3 लाइंस में डिवाइडेड है। Right. उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट लाइन है वो 40 to 60 का बैंड है। Right. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। बीच में जो बैंड है Okay. वो 40-60 के बीच में है, और जैसे 60 क्रॉस होता है तो आप देखोगे कि एक अच्छा ट्रेंड पकड़ में आता है, जिसमें ये चार्ट दिख रहा है। अगर मैं अगला चार्ट पे जाऊं, वहां पे 60 के ऊपर अगर ट्रेंड तेजी का बनता है, ये कब तक तेजी का ट्रेंड दिख सकता है हमें स्क्रीन पे? जब तक 60 के ऊपर, अभी इस केस में आप देखोगे कि कम से कम 6 महीने से ये 60 के ऊपर है। तो वीकली चार्ट है और 6 महीने हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मेरा, अगर आप देखोगे भाव इसमें 700 वाला 1200 तक पहुंच गया इन 6 मंथ्स जस्ट बाय मोमेंट। इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। जब आप नीचे खरीदते हैं तो वो वैल्यू बाइंग होता है, जब आप ऊपर पकड़ते हैं ट्रेंड जा रही है ऊपर और 60 के ऊपर, तो मतलब आप मोमेंटम ट्रेडिंग चलती गाड़ी में चल रहे हैं। चलती गाड़ी में चल रहे हैं। यस, परफेक्ट। सो वी कैन सी दैट विशाल, Yes. इनफैक्ट जो टॉप बैंड है वो कितने समय तक उस रेंज में रहा है, यानी ये Right. स्टॉक तब तक पैसा बनाकर दे रहा है। यस यस। अब अगले चार्ट पे जाते हैं, जो अभी LNT का चार्ट है, वो भी वीकली चार्ट है। अब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट लास्ट 1.5-2 साल से ये 60 के ऊपर है। तो आप एकदम कंसिस्टेंटली इसमें ऑलमोस्ट ये 2 गुना भाव हो चुका है 1-1.5 साल के अंदर इसका भाव, और वो 60 के ऊपर ही है। तो और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट भावना की दायरे में आता है कि जब हमको प्रॉफिट होता है तो हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं कि फटाफट बुक कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसा कोई इंडिकेटर है जो बता रहा है कि मैं और ऊपर जा सकता हूं और मैं ऊपर ही जा रहा हूं, तो मेरे को वेट करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, बड़ा पैसा तब बनेगा जब आप वेट करोगे। तो जब तक ये सिग्नल नहीं देगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, तब तक मैं इसको होल्ड करूं। सो दैट मीन्स आप ये जो बोल रहे हैं 60 to 80 का बैंड है, थोड़ा सा LNT नीचे आया लेकिन फिर उसने वहां से ऊपर का बाउंड ले लिया, तो यानी आपको वो सौदा वहां काटना नहीं था। नहीं, वो- या तो मेघना की हेल्प चाहिए होगी हमें फिर। Yes. मेघना, अब यहाँ पर क्योंकि अब माइंडसेट इस फियर में भी है कि ये जो पैसा बना लिया ये गवा ना दूं, तो ये ओवरकम कैसे करेंगे? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मनीष जी ने थोड़े टाइम पहले पूछा था ये क्वेश्चन कि मार्केट ऊपर जाता है, साइडवेज है और नीचे है, तो बदलती हुई भावना से कैसे डील करें। होप, ग्रीड और फियर प्रीडोमिनेंट इमोशंस होते हैं हमारे जब ट्रेड करते हैं। अब जब हम ये चार्ट स्टडी करते हैं, हम RSI के लेवल स्टडी करते हैं, एक बार जब तक RSI 60 के ऊपर है, हमें एक चीज़ पता है कि हमें कुछ नहीं करना है, पकड़े रखना है। ओके। When RSI turns below 60, that is the time कि हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो तब तक वो होता है कि मैं इतना सारा मेरा प्रॉफिट है चला जाएगा, वो सब निकल जाता है, क्योंकि आप खुद डिसीजन नहीं ले रहे हो। यू आर लेटिंग RSI टेक द डिसीजन कि मुझे एंटर कब करना है और मुझे एग्जिट कब करना है। और हमारा टाइम फ्रेम विशाल, यहाँ पर वो रूल फिर आएगा, यानी RSI मेरे वीकली फ्रेम पर या मेरे डेली फ्रेम पर। मैं Right? आपको जब हम आगे जाएंगे, अभी हम खाली एग्जांपल्स देख रहे हैं। आगे मैं इसको एक सिस्टम में बदलूंगा जो मेरा फेवरेट सिस्टम है, जिसको मैं बोलता हूँ GFS सिस्टम। Okay. इट्स कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन सिस्टम। तो मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट को कंबाइन करके कैसे एक अच्छा सा सिस्टम बन सकता है और उससे अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता है कंसिस्टेंटली। तो पहले थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए कि RSI को ये क्या है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप चार्ट्स देखोगे उतनी आपकी जो आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन है वो समझ जाएगी हाँ ये अप ट्रेंड है। श्योर। और मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो मेरे को अभी तुरंत दिख रहा है, लेकिन शायद ऑडियंस को पहली बार दिख रहा है, तो उस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अलग अलग चार्ट्स के। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे LNT का चार्ट है जो 60 के ऊपर काफी सस्टेन होके अच्छा ट्रेंड दिया। अब मैं कोटक बैंक, ये चार्ट इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे कि यहाँ पे RSI 40-60 के बीच में ही है और भाव भी एक रेंज में है। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। या तो आप अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन में हो तो होल्ड कर सकते हो, 1। दूसरा है कि इसको अगर कुछ पोजीशन नहीं है तो नहीं करना चाहिए कुछ भी, या फिर जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो इसमें काम कर सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस 60 पे आए तो ऊपर के कॉल बेचे और जब 40 पे आए तो नीचे के पुट बेचे। वरना अगर एज अ रिटेल ट्रेडर अगर ऑप्शंस में नहीं ट्रेड करते तो ये मेरे चार्ट मेरे रडार से निकल जाएगा, भाई ये तो साइडवेज है, इसको निकालो। कौन ऊपर जा रहा है? शायद PSU बैंक्स बेटर कर रहे हैं प्राइवेट बैंक से, तो PSU बैंक्स में मुझे निवेश करना चाहिए।
तो सीधे तौर पर मतलब आरएसआई की मदद से आप ये कोशिश करते हैं कि जो कि सैकड़ों चार्ट है उसमें से अपने काम के 10, 12, 15 चार्ट, जो कि बाजार में पैसा कमाने का एक साधारण तरीका है कि आप 100 चार्ट मत देखिए, 10, 12 चार्ट देखिए, आरएसआई का एक पैरामीटर को फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से आप चलिए। यस, परफेक्ट। अब मैं और एक बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट आरएसआई थिंग, आई वांट टू ब्रिंग आउट दिस। हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या कि एक 30,000 फीट का व्यू ले लिया कि मार्केट कहाँ है, तो उसको मैं बोलता हूँ सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू मतलब ग्लोबल मार्केट स्टेडी है, ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, ये बड़ा सैटेलाइट व्यू हो गया। फिर आ गया हेलीकॉप्टर व्यू, जहाँ पे इंडियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और उसके बाद आ गया एरियल व्यू, जहाँ पे सेक्टर वाइज एनालाइज करना है कि आज कौन सा सेक्टर चल रहा है, ये हफ्ते में कौन सा सेक्टर चल रहा है। जैसे अभी आज की तारीख में देखेंगे तो इंफ्रा सेक्टर, रियल्टी सेक्टर मोमेंटम में है। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक व्यू की ये सारा चीज देखने के बाद अब मुझे मालूम पड़ेगा कि रियल्टी सेक्टर अच्छा है, तो उसमें सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोपिक व्यू कौन सा स्टॉक है। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। तो जब ये करते हैं तो आपका ऑलरेडी जो बड़ा बास्केट ऑफ स्टॉक है 3,000 स्टॉक का, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फिर आप उसको ही ट्रैक करोगे। तो आपके जो सैटेलाइट व्यू है उसको तो मैं कह सकता हूँ एक तरह से आपने फंडामेंटल एरिया लिया हुआ। यस, काइंड ऑफ माइक्रो व्यू हो गया। और फिर थोड़ा सा नीचे हेलीकॉप्टर व्यू इंडियन मार्केट्स, और नीचे एरियल व्यू सेक्टर वाइज। या अभी समझो कि मेटल आज के तारीख में जब हम ये शूट कर रहे हैं तो मेटल थोड़ा साइडवेज है, मीडिया थोड़ा साइडवेज है, लेकिन मोमेंटम में क्या है, रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरे को अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करना है जैसे आरएसआई के बेसिस पे, तो मैं रियल्टी और इंफ्रा स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड करूंगा। सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि इसके जरिए हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि हमें क्या लेना है, हम ये कोशिश करते हैं कि हमें क्या छोड़ना है। यस, उसके बाद हम उसके साथ आगे बहुत सही कहा आपने। और मेरा एक फेमस कोट है जो मैं हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे सेशंस में यूज करता हूँ, बोलता हूँ लेस इज मोर। लेस इज मोर मतलब कम स्टॉक्स, कम ट्रेड, कम टाइम फ्रेम और कम स्ट्रेस और ज्यादा प्रॉफिट। इस चीज को अगर मैं इमोशन से जोड़ूं तो कैसे काम करेगा ये? तो ये अपनी, जैसे कि हम ह्यूमन ब्रेन की बड़ी बात करते हैं यहाँ पे, बिकॉज एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। जब व्हेन द ह्यूमन ब्रेन इज एबल टू फोकस ऑन लेस मतलब जैसे कि कम स्टॉक उन्होंने बताया, तो हमारी फोकस लेवल काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब वो जो नॉन एसेंशियल्स जो होती है वो सब निकल जाती है, हम ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा फोकस से काम कर पाते हैं। दैट्स द बेनिफिट। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 50, 100, 200 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वो ट्रैक नहीं हो सकता है। जब मार्केट गिरता है तो हमको पता भी नहीं है कि कौन सा चल रहा है, कौन सा गिर रहा है, कौन सा बेचना है। जब आप एक फोकस पोर्टफोलियो करोगे जो 20, 25, 50 शेयर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20, 25 बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप देखोगे कि वॉरेन बफे जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनका जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो खाली 7 स्टॉक में हुआ है, और अभी भी वही 7 स्टॉक में उनका सबसे ज्यादा होल्डिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो से लेके माइक्रो तक जाके कुछ स्टॉक्स में निवेश करें और उसी पे फोकस करें, तो हमको बाकी की दुनिया में अरे ये चल रहा है वो चल रहा है सब में हाथ डालने की जरूरत नहीं। विशाल, चूंकि हमारे पास 2 घंटे का समय है और आपके पास जितना जानकारी का खजाना है मैं तो सब चाहूँगा कि आपसे मिल जाए। रैपिड फायर थोड़ा सा करते हैं फटाफट। आपने जैसे कहा अभी कि सारे 200 स्टॉक्स नहीं जानने चाहिए, एक सफल ट्रेडर के लिए कितने स्टॉक्स पे उनकी नजर होनी चाहिए अगर हम भाव के हिसाब से बताएं तो? मेरा मानना है कि हम लोग जो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं पूरा टेक्निकल पे करते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं फाइनेंस ग्रेजुएट भी हूं, बट अभी तक कभी फाइनेंस फंडामेंटल ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूं। तो टेक्निकल पोर्टफोलियो में हम 2 चीज़ रखते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो और एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो। कोर मतलब एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक। उसमें मैं 20 से 25 स्टॉक के ऊपर कभी नहीं जाता हूँ। 25 स्टॉक इज द कैप। अगर मुझे ऐड भी करना है तो मैं उसी स्टॉक में ऐड करूंगा, लेकिन ज़्यादा स्टॉक नहीं करूंगा। और एक होता है टैक्टिकल पोर्टफोलियो। टैक्टिकल मतलब मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना है, नॉट इंट्राडे बट कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो उसमें मैं खाली 5 से 7 स्टॉक को ट्रेड करता हूँ, जो ज्यादातर कभी कभी डेरिवेटिव्स में भी होते हैं, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। तो टोटल मोटा मोटा आप बताओगे 25 और 5 या 7, 32 स्टॉक के ऊपर नहीं जाता है। तुम्हारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि भाव के हिसाब से विशाल का सीधे तौर पे कहना है कि 30 स्टॉक्स के ही आसपास आप रहिए। अब इमोशंस पे जाते हैं, फिर से ज़्यादा शेयर होगा ज़्यादा परेशान होगा, इसमें क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। आप इमोशनली भी पूरे इस मार्केट को आपने देखा है, एक भावनात्मक तौर पे कितने शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रखने चाहिए जिससे कि हमें समझ सके कि हम इसको ट्रैक कर सकते हैं दिमागी तौर पे, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, तो जैसे कि उन्होंने बताया ना, ब्रॉडर पोर्टफोलियो नॉट मोर देन 20 स्टॉक बराबर है, बिकॉज वो लॉन्गर टाइम फ्रेम हम करते हैं। वीकली बेसिस पे अगर आपको करने हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे के पोजीशन देखते हैं, तो आई थिंक मोर देन 5 इज नॉट रिकमेंडेड। पूरे हफ्ते में आप 5 स्टॉक को कंटिन्यूसली जैसे कि उन्होंने बताया उसमें ही पोजीशंस ऐड करनी है, उसमें कहाँ सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आप परफेक्ट क्लैरिटी और कंपीटेंस के साथ उसे एक क्वेश्चन इसी से इनफैक्ट
फॉलो अप मेघना, कई बार ना, इनफैक्ट विशाल आप भी, कई बार जिंक्स होता है लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि मेरे लिए हीरो मोटोकॉर्प जिंक्स है या मेरे लिए ऑटो सेक्टर जिंक्स, मैं ऐसा कई बार रिलेट करती थी। ये एक्चुअली काम करता है? इमोशंस कैसे इसे रूल आउट करेंगे मेघना? अगर सॉरी प्लीज गो अगर मेरा, क्योंकि मेरा भी पर्सनल ऐसा कुछ स्टॉक्स है जो मुझे लगता है कि ये मेरा फेवरेट है, इसमें हमेशा पैसा बनता है, और ये मेरा जिंक्स है जहाँ पे कभी भी कुछ भी होता है पैसा नहीं बनता है। अगर ये समझो मान भी लिया जाए, जो सही नहीं है, ये अंधविश्वास बोले जाएगा, बट अगर आपको लगता है और वो बिलीफ से आप करोगे कि ये जिंक्स है और फिर भी आप उसको ट्रेड करोगे तो जिंक्स हो ही जाएगा। इट्स ऑल अबाउट बिलीव्स। और इतने सारे स्टॉक्स है, अगर जिंक्स वाला है तो उसको छोड़ दो, दूसरे और बहुत सारे स्टॉक्स है करने के लिए। पर ठीक है, अगर मेघना की हमें यहाँ पे साइकोलॉजी यूज करनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करनी है, तो मेघना क्या सिस्टम? यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आता है, विच इज द कॉन्वर्सेशन अबाउट बिलीव्स, कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स ऑन बिलीफ। अगर मैं बिलीव करती हूँ कि ये जैकेट मेरे लिए लकी है तो मेरा आज शो अच्छा ही जाएगा, बिकॉज मेरी ये बिलीफ है। तो वैसे दो कोर बिलीव्स हैं जो हमारे मार्केट के आउटकम्स को डिफाइन करती है। पहली, व्हाट डू आई बिलीव अबाउट मनी, मेरे पैसों के लेके क्या बिलीफ है, और दूसरा, व्हाट डू आई बिलीव अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मार्केट के लेके मेरी क्या बिलीफ है। I was a corporate lawyer turned into a stock trader. The two belief with which I entered the market was, number one, पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आसान पैसा आता है तो आसानी से जाता है। दूसरी बिलीफ, स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनाता। अनलेस एंड अनटिल मैंने इन बिलीफ पे काम किया, आई कुड नेवर मेक मनी। एक्चुअली टू पुट इट राइट वे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जितनी भी टेक्निकल नॉलेज और गेन है ये अपर लेयर है। डीप लेयर जब तक काम नहीं करेंगे, यानी साइकोलॉजिकली अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। और यही सोच जो है ना, हमें बदलने की कोशिश है स्वदेश की। शेयर बाजार कोई सट्टा बाजार नहीं है। यहाँ बड़े लोगों ने कम पैसे से बहुत पैसे बनाए, ट्रेड करके बनाया। जैसा कि अभी कहा भी विशाल ने कि आप आइए और फटाफट ये मत सोचिए कि पैसा बनने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने ग्रोसरी स्टोर से कोई सामान लिया पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक ब्रेक लेने से पहले एक आखिरी सवाल आप दोनों से, फिर ब्रेक पे हम चलते हैं। भाव और भावना में जीतता कौन है? अगर दोनों के बीच में द्वंद्व हो, लड़ाई हो, भले मैं भाव से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और मैं भाव के बारे में सिखाता हूँ, बट मुझे भी लगता है कि भावना के बिना आप मार्केट को जीत नहीं सकते। इफ़ यू डोंट हैव द राइट इमोशंस, हम इमोशंस को निकाल नहीं सकते, हमको इमोशंस को मैनेज करना है। वैसे हम लोग के साथ एंकरिंग में लागू होती है, हमें भी अपना भावना डालना पड़ता है। ये एक्चुअली बहुत डीप भावनाएं हैं जो शायद एक क्लास में शायद मेघना हम नहीं रिलेट कर पाएंगे, लोगों को, व्यूवर्स को नहीं समझा पाएंगे, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन जरूर दे पाएंगे कि ये चीज काम करती है। अगर आपका मनी को लेके बिलीफ सिस्टम ही फियर में रहता है हमेशा, तो आप शायद उस डर से निकल भी नहीं पाएंगे और बड़ा पैसा भी नहीं पाएंगे। कोशिश करेंगे हम और फर्दर इन डीप सीक्रेट्स को समझने की, समझाने की, लेकिन छोटा सा ब्रेक, विशाल से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के इंडिकेटर के और पहलू भी समझेंगे, और मेघना तो हमें समझा ही रही है, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल शास्त्र। तो विशाल ने अभी तक हमें जो समझाया वो ये कि बुलिश सिग्नल कहाँ दिख रहे हैं, साइडवेज को भी हमने ब्रीफली टच बेस किया, लेकिन विशाल एक पहलू तो होता ही नहीं बाजार में, अगर ऊपर है तो नीचे भी आना है, उसकी रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें? नीचे में आपको मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा। जैसे हमने देखा कि ये वाला चार्ट जो हमने लास्ट देखा था स्क्रीन पे, वो था साइडवेज वाला चार्ट जो काफ़ी हफ्तों तक साइडवेज था, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अब मैं नेक्स्ट चार्ट आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप देखोगे कि बार बार RSI 40 के नीचे जा रहा है, और 40 के नीचे जा रहा है मतलब उसकी ट्रेंड जो है वो वीक है और बेयर्स काबू में है, बेयर्स के हाथ में है मार्केट और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब ये जो हमारी धारणा होती है, बहुत बचपन से हमको सिखाया गया है कि हमको सस्ता खरीदना चाहिए, बार्गेन करना चाहिए, डिस्काउंट लेना चाहिए, इसलिए जब मार्केट गिरता है तो हम खरीदने जाते हैं, बट वो गलत धारणा हो जाएगी। हमको मार्केट को सुनना है, ना कि बताना है। जब आप इसको खरीदते हो तो आप बता रहे हो कि भाई मैं खरीद रहा हूँ, ऊपर जा, जो होने नहीं वाला है। बट जब वो 60 के ऊपर जाता है और मैं खरीदूं, मतलब मैं मार्केट की सुन रहा हूँ कि भाई ऊपर जा रहे तो मैं खरीद, चलती गाड़ी में चल रहे वैसे। तो ये डाउन ट्रेंड है, इसको आप जब तक ये 40 के ऊपर स्टेडी नहीं हो जाता है, जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। भले थोड़ा महंगा खरीदना पड़े, बट मैं डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक नहीं खरीदूंगा। ये मेरा प्रोसेस हो गया, ये मेरा रूल हो गया, फिर मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। राइट, सो और इसी को मैं फॉलो करूंगा। अब एक रेंज से दूसरे रेंज में कैसे स्टॉक जाता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अभी नेक्स्ट चार्ट पे, जहां पे आप कुछ और चार्ट्स देखेंगे जो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रेंज शिफ्ट। अब ये जो 3 रेंज थी, एक रेंज से दूसरे रेंज में शिफ्ट कैसे होता है वो चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उसके कुछ चार्ट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, सो इफ आई शो यू दिस चार्ट, जहां पे आपको एरो दिख रहा है, वहां पे जब RSI 40 के नीचे था और दूसरी बार ऊपर जाने के बाद उसने 40 के ऊपर सपोर्ट ले लिया,
मतलब अब वो मार्केट बता रहा है कि भाई अब मेरा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मैं डाउन ट्रेंड से रेंज शिफ्ट करके साइडवेज में जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा चार्ट को और जूम इन करके दिखाते हैं, इनफैक्ट व्यूअर्स को क्लियरली दिखे भी। Yes, we can zoom in the chart. श्योर, हाँ, ओके, यू कैन इंडिकेट अगेन विशाल, यहाँ पे राइट, जहाँ पे एरो मार्क किया गया है, उस एरो को आप देखोगे, जहाँ पे ये जो एरो है, राइट, उसको आप देखोगे तो वहां पे दिख रहा है, आरएसआई को नीचे देखोगे तो दिख रहा है कि 40 के ऊपर उसने सपोर्ट ले लिया, जो पहले 40 के नीचे था अब 40 के ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये रेंज शिफ्ट कर रहा है कि अब मैं डाउन ट्रेंड में नहीं हूं, यहां से मैं साइडवेज में जा रहा हूं और धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में जा सकता हूं। ठीक है, तो मैं खरीदना शुरू कर सकता हूं धीरे धीरे, एक छोटी क्वांटिटी, जिसको मैं बोलता हूं टेस्टिंग द वाटर। कभी भी हम शेयर खरीदते हैं तो एक साथ सब नहीं खरीद लेते, पहले चेक करते कि मैंने जो खरीदा है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी खरीद सकता हूँ और उसके बाद जब वो 60 के ऊपर चला जाता है, जहां पे ये मेरा कर्सर है, अब वो क्लियरली बता रहा है कि अब मैं डाउन ट्रेंड से साइडवेज और साइडवेज से अप ट्रेंड में चला गया हूं, तो अब मैं क्लियरली बुलिश हूं। तो मैं वहां पे और खरीद सकता हूं और फिर आप देखोगे कि कैसे एक अच्छा ट्रेंड बनता है। और जब एग्जिट करना होता है तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न या मूविंग एवरेज जैसे यहाँ पे लगा है उसको यूज कर सकते हैं। तो एंट्री के लिए हम आरएसआई को यूज कर रहे हैं और एग्जिट के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न या मूविंग एवरेज दूसरे इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे इंडिकेटर्स को जब हमने आपने पहली बार खरीदारी की तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि ये रिवर्सल भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करें। Yes, वो जो अक्सर रिटेल निवेशक ये गलती करते हैं कि एक ही बार में बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यस, तो हमेशा कभी भी स्टॉक खरीदना है तो आप पहले थोड़ा खरीदोगे, जिसको मैं टेस्टिंग द वाटर बोलता हूँ, कि पानी को टेस्ट कर लेते ठंडा है कि नहीं, और उसके बाद जब वो मूवमेंट दिखाए, मार्केट आपको बताएगा कि आपका ट्रेड सही है जब ऊपर जाएगा, तो मैं उसको और खरीदने की कोशिश करूंगा कि अभी क्लियर अप ट्रेंड हो गया। कुछ और चार्ट्स देखते हैं जहां पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, जहां से वो एरो मार्क किया है वहां से वो चार्ट बता रहा है कि ये अब अप ट्रेंड में, मतलब साइड रेंज शिफ्ट कर रहा है। इसको जूम इन करते हैं, आशा मोटर का चार्ट, इसको फुल फ्रेम दिखाइए एक बार, आशा मोटर का चार्ट को। यस, सो इफ यू सी दैट एरो व्हिच इज मार्क्ड, जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद वो एरो के ऊपर 40 पे सपोर्ट लेता है, तब बता रहा है कि भाई अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप खाली, ये बहुत एक गलत धारणा है हमको कि हमको मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए पैसा बनाना, प्रिडिक्ट नहीं करना है, फॉलो करना है। मार्केट हमको क्लियर कट साइंस दे रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं डाउन ट्रेंड में था, अब मैं धीरे धीरे साइडवेज में आ रहा हूं और अभी धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ रहा हूं। सो जस्ट फॉलो दैट चार्ट। लेट्स सी वन मोर चार्ट which is there. Again, you can see this chart where I have just changed the chart on my screen. Can we have it on? Yeah. अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड था, इसको जूम इन करेंगे तो ये सेल का चार्ट है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स शायद पुराने हो नए हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिकेटर ऐसे ही चलता है, फिर आप डेली पे यूज करो, वीकली पे यूज करो, मंथली पे यूज करो। सो इफ यू सी दिस, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, जो स्टॉक उसका 120 वाला नीचे में 70 हो गया, 50 हो गया, अब वापस धीरे धीरे रेंज, जहां पे एरो मार्क किया है वहां से बता रहा है कि भाई अब रेंज शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, अब वहां पे मेरे को खरीदना है। तो ये मेरा लो रिस्क एंट्री होगा। अब क्या ऐसा होगा कि हर बार मैं खरीदूंगा और ऊपर जाएगा? नहीं, ये मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं, और अगर मैं 40 के सपोर्ट पे ले रहा हूं और अगर वो वापस थोड़े दिन के बाद अगर 40 के नीचे चला जाए, तब मेरा जो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा और मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना पड़ेगा। अगर हम लंबे टाइम फ्रेम पे समझे विशाल, तो ऑफ कोर्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको रोज की मूवमेंट से लेना देना नहीं है। Yes. लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं वो ये से कीनली देखें, और जो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड यानी इंट्राडे ट्रेडर है वो तो बहुत ही कीनली देखें, हाँ। और स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करेंगे। Yes. ट्रेडिंग सिस्टम्स है। यस, और ये डेली है, इसी को हम आवरली भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, अगर एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ नए ट्रेडर्स को, बट देख सकते हैं। समझना है, जो आप कह रहे हैं कि रेंज शिफ्ट का आप इंतजार करते हैं, ये कितना लंबा समय हो सकता है रेंज शिफ्ट होने का? जब होगा तब करेंगे। जैसे ये आप ट्रेंड देख रहे हो, जो अभी सेल का चार्ट है, कम से कम 4-5 महीने तक डाउन ट्रेंड में ही रहा, और फिर उसने टर्न मारा। तो हमको पेशेंस इज द मेन वर्च्यू। जैसे वॉरेन बफे बताते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। या फिर इस क्वेश्चन को हम एक व्यूअर के एस्पेक्ट से समझे विशाल, जो अभी मनीष ने क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली बहुत सारे ट्रेडर्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आप मना कर रहे हैं। Yes. कि यू हैव टू बी रिएक्टिव, यू डोंट हैव टू बी प्रोएक्टिव कि अभी ऐसा करेगा या ऐसा करेगा। Absolutely, you have to be reactive। आप खाली मार्केट को ट्रैक करो। मार्केट बोल रहा है आपको कि मैं साइडवेज हो रहा हूँ, मार्केट बाद में बोल रहा है कि मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूँ। आपको प्रेडिक्ट, कभी बहुत बार देखते हैं कि ये इधर तक जाएगा, वो उधर तक जाएगा, किसको भी नहीं मालूम है किधर तक जाएगा। True.
राइट? इट्स But this जस्ट is where the- योर एनालिसिस। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल क्या है ना कि इंडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत चल रही है, Yes. टेलीग्राम बहुत चल रहा है, जिसको देख के वो कहता है कि आप हमें पैसा दीजिए, एक दिन में पैसा कमा के 100% आपको दे दूंगा, कोई रिस्क नहीं, रिस्क फ्री, यही होता है उनका। Yes, ठीक है। yes. अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कैलकुलेटिव रिस्क, Calculated रिस्क, जो कि बाजार में देखने को मिलता है। Yes. इस रिस्क को आप बतौर अगर भावना के तौर पे देखें, इमोशंस के तौर पे देखें, तो इसको कैसे आप बताएंगे, कैसे इस चीज़ को हम बाजार में जब हम आ रहे हो तो कम से कम कर सकें? सो दिस रिस्क ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें ना प्रिडिक्शन बहुत ही अच्छी लगती है, वी लव टू प्रिडिक्ट। एंड व्हाई डू वी लव टू प्रिडिक्ट? बिकॉज इट गिव्स अस अ डिफरेंट लेवल ऑफ हाई ऑल टुगेदर। आपने मुझे बताया कि मारुति 10% बढ़ेगा और बढ़ गया, तो आप मुझे आके बोलोगे देखा मेघना, मैंने आपको कहा था ना मारुति बढ़ गया। इट डजेंट मैटर, जैसे कि इट डजेंट मैटर वेदर आपने उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमाया कि नहीं कमाया, लेकिन वो जो किक लगती है ना कि मैंने बोला था, इट इज़ जस्ट लाइक कि हम कोई अम्यूजमेंट राइड में जाते हैं, कोई अम्यूजमेंट पार्क में कोई राइड में बैठते हैं, द काइंड ऑफ थ्रिल यू गेट इन दैट राइड, वही थ्रिल लोगों को मार्केट में मिलती है। और किससे मिलती है? ऐसे सब कामों से मिलती है। दैट इज व्हाई वी से कि अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो उसे एकदम बोरिंग कर दीजिए। RSI इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो सेल करूंगा। बड़ी बोरिंग चीज है, यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग चीज किक नहीं, बोरिंग। यस, ये सबसे बोरिंग, सबसे इंटरेस्ट लोगों को बाजार में दरअसल क्या होता है ना कि आजकल रिटेल इन्वेस्टर खासतौर पे कोरोना के बाद जो है ना, उनके लिए बाजार एक किक के तौर पे हो गया है। Yes. कि सुबह 9:30 बजे ट्रेड करो, 10 बजे तक कुछ पैसा बनाओ, निकला, मतलब कुछ वो एज गुड एज इट्स लाइक एन एडिक्शन, लाइक अ ड्रग, राइट? जिससे किक मिले वो ड्रग होता है। बट अगर आप जैसे आप अपना ये काम कर रहे हो, जो यहाँ का प्रेजेंटेशन करो, जैसे ये अपने काम कर रहे हैं कैमरा, तो वो सब बोरिंग काम कर रहे हैं, रोज यही काम कर रहे हैं, रोज यही काम कर रोज यही काम कर रहे हैं। वैसे मेरा भी रोज यही काम है, 60 के ऊपर जाएगा तो बाय करना है, 40 के नीचे जाएगा तो सेल करना है, तो बोरिंग हो जाता है। अब प्रॉफिट कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी लॉस छोटा होता है, बट हमेशा मुझे देखना है कि प्रॉफिट वाला जो ट्रेड्स है वो ज्यादा होने चाहिए और लॉस वाले कम होने। कैलकुलेटेड रिस्क की जो हम बात कर रहे थे, तो मैं एक रिस्क के ऊपर एक 2 मिनट बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? अब मार्केट में 5 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। एक होता है बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। अब हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ये 5 में से 4 चलेंगे, मेरे को बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा लॉस ना करे कि लॉस करने के लिए रहे ही नहीं, रहे ही नहीं, और बाद में दूसरा ट्रेड करने। जैसे हम लोग आज क्रिकेट की भाषा समझ रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमारी जो विकेट है वो हमारा कैपिटल है, और विकेट को बचा के रखेंगे तो रन तो रोज बनेंगे। और ये तो कोई एक दिन का मैच नहीं है, 5 दिन का भी नहीं है, लाइफ लॉन्ग चलेगा। बट विकेट बचा के रखना है, रन ना बने, आउट नहीं होना है। और ये लेसन मैंने बहुत पहले सीखा था, जब मैं 1996 में ट्रेड करना शुरू किया था, जब मैं 16 साल का था। तब मुझे एक अंकल ने सिखाया था कि भाई लॉस करना सीख जाएगा तो तू मार्केट में टिकेगा, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो विशाल, ये वाली जो बात है ना, ये व्यूअर को एक्चुअली बहुत मुश्किल से, जो इन्वेस्टर है, जितने भी ट्रेडर है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इस पर और समझने की कोशिश करेंगे कि लॉस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। लॉस होना कोई गलत नहीं है, लेकिन लॉस कम होना चाहिए और लॉस को डील करना आना चाहिए। परफेक्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे, कुछ और टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे और इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि लॉस को डील कैसे करना है। छोटे से ब्रेक चलता हूँ साथ में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है इटनॉ स्वदेश पे। स्वदेश शास्त्र में आप देख रहे हैं टेक्निकल शास्त्र, और लगातार हम टेक्निकल से जुड़े हुए तमाम छोटे छोटे समस्याओं को, कह सकते हैं छोटी छोटी बारीकियों को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में टेक्निकल चार्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है, भाव के साथ भावना होता है, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इटनॉ स्वदेश की तरफ से बेहद प्रियंका यूनिक प्रयोग है, जिसमें एक साथ भाव और भावना दोनों को लेके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं मनीष, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कभी भी इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में डिस्कस नहीं हुआ इन कॉम्बिनेशन की। यानी आप एक जगह पर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी सीख रहे हैं और उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसकी इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती लोगों को, तो उसे साथ में सीख रहे हैं। और इसी के लिए हमारे साथ विशाल और मेघना दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। सो विशाल, कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट,
आप रिस्क की बात कर रहे थे, लॉस की बात करते, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जो हमें रेंज शिफ्ट की बात कर रहे थे, हमने एक पार्ट को डिस्कस किया, सिर्फ रेंज का दूसरा पार्ट बताइए। तो पहला रेंज था कि बेरिश से साइडवेज कैसे होता है, जो मैंने बताया कि अगर पहले 40 के नीचे और फिर 40 पे सपोर्ट लेगा तो रेंज शिफ्ट कर रहा है बुलिश की तरफ, साइडवेज से बुलिश। अब उल्टा भी होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो कैसे पता चलेगा कि वो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाना चाहूंगा, जहां पे आपको दिखेगा कि जब RSI 60 के ऊपर होता है और उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद दूसरी बार वो 60 को क्रॉस नहीं करता है। इसको जूम इन करेंगे तो हमको क्लियरली दिखेगा, जहां पे एरो है वहां पे आपको दिखेगा कि कैसे वो रेंज शिफ्ट कर रहा है कि भाई अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, 60 के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मतलब मैं अभी साइडवेज हूं या तो बेरिश हूं। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास 2-3 रास्ते हैं। एक तो मेरी जो लॉन्ग पोजीशन है वो मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे, दूसरा है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, तीसरा है कि मैं यहाँ पे कॉल बेच सकता हूँ, राइट। और एक एक करके फिर से बोलेंगे विशाल। यस फॉर सिंपलिसिटी। चल, तो ये 60 पे जहां पे एरो मार्क किया गया है वहां पे बता रहा है कि भाई अब मैं अप ट्रेंड खत्म हो गया मेरा, अभी मैं डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा हूं। तो एक हो गया कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी, लॉन्ग होगी या कैश में होगी या फ्यूचर में होगी, तो मैं उसको एग्जिट कर सकता हूं। ठीक है। दूसरा है कि अब मुझे लग रहा है कि नीचे जा रहा है, अब ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं शॉर्ट भी कर सकता हूं, नया ट्रेड ले लेते हैं, नया ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है कि अगर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, भले यहाँ से थोड़ा साइडवेज चला जाए लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, तो मतलब मुझे लग रहा है नॉट बुलिश। नॉट बुलिश मतलब यू कैन राइट कॉल्स, ऊपर के कॉल आप बेच सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तीन एक्शन ले सकते हो जब एक रेंज शिफ्ट होता है। और कितना सिंपल है, यहाँ पे आप चार्ट देखोगे कि एक कैंडलस्टिक चार्ट है, नीचे RSI इंडिकेटर है और एक सिंपल मूविंग एवरेज है। चार्ट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज्यादा टूल्स यूज नहीं करना है, सिंपल रखना है। तो दैट मीन्स अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को चलिए आपने ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने कहा कि ये 3 सिचुएशन में, पहली सिचुएशन आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर लें, आप जो कैपिटल बनाया वो भी तो पैसा अर्नड है और नया कुछ मत करें। शॉर्ट टर्म का ट्रेड दूसरा आप ले लें, और तीसरा उसी के आसपास की स्ट्राइक की कोई कॉल बेच दें या फिर ऊपर के कॉल बेच दें। ऊपर जो हाई बना है उसके 1-2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर OTM होगा, वो उसका कॉल। यहाँ ना बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को एक्चुअली, लेकिन ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पता नहीं हम इसे कितना कवर कर पाएंगे। ऑप्शन की ऊपर की कॉल बेचे या नीचे की पुट को खरीद ले। परफेक्ट। तो चलिए आप उसके ऊपर 2 मिनट बात कर ले। अगर 4 तरीके होते हैं, कॉल खरीदना, कॉल बेचना, पुट खरीदना, पुट बेचना। अब कॉल खरीदना मतलब क्या कि मेरा व्यू एकदम क्लियर है, बुलिश है, तो उसके लिए RSI क्या होना चाहिए? 60 के ऊपर, बिल्कुल राइट। मेरा व्यू, मेरे को पुट खरीदना है तो मेरा व्यू बेरिश है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो मेरा 40 के नीचे। अब ये 2 क्लियर हो गए। अब कॉल बेचना मतलब मेरा व्यू क्या है कि मैं नॉट बुलिश हूं। नॉट बुलिश कब होगा? जब वो 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, जैसे इस चार्ट में। ट्रू। और पुट बेचना क्या है? नॉट बेरिश। वो कब होगा? जब वो 40 पे सपोर्ट लेगा। तो ये चारों सिनारियो चारों के साथ RSI के साथ मर्ज हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कॉल खरीदना और कॉल बेचने और पुट खरीदने में कंफ्यूजन है। करेक्ट। जब क्लियर डाउन ट्रेंड है तो मैं पुट खरीदूंगा जो 40 के नीचे होगा, और जब नॉट बुलिश होगा तब मेरे को कॉल बेचना। सो विशाल, इस केस में तो 2 सिनेरियो अब तक व्यूअर को हमेशा पता थे, हमें 2 और ऐड करने चाहिए। बुलिश, नॉट बुलिश, बियरिश, नॉट बियरिश। तो एक्चुअली 4 सिचुएशन को आपको लेके ट्रेड करना होता है। यस, राइट। परफेक्ट। जिस तरीके से आपने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा में रिवर्सल हो रहा है, क्या इस समय हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टॉप लॉस जो अक्सर कई सलाह देते हैं, कई दर्शक हमारे इस्तेमाल भी करते हैं, वो जानना भी चाहते हैं, क्या इस समय जब रिवर्सल हो रहा हो, क्या एक स्टॉप लॉस लगाना बेहतर तरीका नहीं हो सकता? कोई भी ट्रेड करे आप, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो, स्टॉप लॉस के बिना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर आपके कंट्रोल में 2 ही चीज है, आपकी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस। मार्केट क्या करेगा, FII क्या करेगा, DII क्या करेगा, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं पता। हमारे कंट्रोल में हमारी उंगली काटना है, बिल्कुल। तो वो हमको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ कर रहा। अगर मैं ये स्टॉक 60 के रेजिस्टेंस पे बेच रहा हूँ जो कैंडल है, तो उसके ऊपर एक हाई लगा के मैं स्टॉप लॉस लगा कि अगर मेरा एनालिसिस गलत हो गया और ये वापस 60 के ऊपर चला गया और बुलिश हो गया, तो मैं इसको काट दूंगा, मेरी पोजीशन कट कर दूंगा और मैं अपनी विकेट को बचा के रखूंगा। तो यही आप जो सब्जेक्ट बार बार हमें समझा रहे हैं ना, एक्चुअली ये उंगली काटना मतलब आपका छोटा सा स्टॉप लॉस था, और अगर उंगली नहीं काटी तो पूरे हाथ तक वायरस आ जाएगा, वो आपका पूरा ट्रेड का लॉस है, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, कभी कभी गला कट सकता है। करेक्ट। वैसे भी कॉल बेचने और पुट बेचने में तो यही कहता है कि इसमें तो हाथ कटता है, उसमें गला भी कटता है। हाँ, बट अगर कोई भी कॉल बेचो, पुट खरीदो, फ्यूचर करो, कैश करो, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है ना, सब कुछ डेंजरस है। और जब एक बार रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है कि मेरे को इतना ही लॉस करना है, फिर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पुट खरीदना, लॉन्ग, कुछ भी होगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है। पर विशाल, अब यहाँ ना आपका रोल तो है, लेकिन आपसे बड़ा रोल मेघना का है।
क्योंकि लॉस को एक्सेप्ट करना लोगों को नहीं आता। Yes. वो ये सोचते हैं एवरी ट्रेड आई एंटर इनटू आई विल एग्जिट विद प्रॉफिट्स। Exactly. मैं सिर्फ पैसा बना के निकलूंगा और जब तक मेरा पैसा नहीं बनेगा मैं तब तक रुकूंगा, चाहे मैं एवरेज करूं, चाहे मैं वेटिंग पीरियड और कैपिटल ऐड कर लूं, हम चैलेंज करने लग जाते हैं। इसी में मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा प्रियंका के साथ कि हम अक्सर देखते हैं कि प्रॉफिट में जो है तुरंत निकल जाते हैं और लॉस में खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कई ऐसे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मिलेंगे जो सालों साल ट्रेड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट में तो तुरंत निकल जाएंगे, लॉस में वो रुके रहते हैं। जैसा कि प्रियंका ने बताया कि एवरेज करेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन नहीं रुकेंगे, भगवान के पास जाएंगे, Capital add कर लेंगे किसी तरह के लोग। सुपर हो जाए। Yes. तो यहाँ पे अपनी पहले वाली डिस्कशन पे जाता है जब मैंने बताया था कि ट्रेडिंग इज लाइक एनी अदर बिजनेस जहाँ पे हम सिस्टम और प्रोसेस करते हैं। अभी ट्रेडिंग को कोई और बिजनेस के ऐसे लेंगे तो जब भी आप कोई बिजनेस चलाते हैं, सेटअप करते हैं, मैंने कोई फैक्ट्री लगा दी सपोज, तो वहाँ पे मेरी कैपिटल कॉस्ट है, राइट, मैं मशीनरी लगाऊंगी उसकी कॉस्ट है, मेरे मैन पावर की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। ट्रेडिंग के बिजनेस में आपकी क्या कॉस्ट है? आजकल तो आप मोबाइल फोन से ट्रेड कर सकते हैं, अकाउंट खोला ट्रेड करना शुरू किया। दैट इज वाई वी से दैट ट्रेडिंग के बिजनेस में जो लॉस हो रही है वो आपकी कॉस्ट है। लॉस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। और जैसे अगर आप लॉस को कॉस्ट के जैसे देखते हैं देन यू विल नॉट अवॉइड द लॉस, देन यू विल टेक इट वेरी ऑब्जेक्टिवली कि ये मेरी कॉस्ट हो गई। एंड देन अगेन जैसे विशाल ने बताया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पिक्चर में आता है कि मेरी कॉस्ट क्या है वर्सेस मेरी कमाई क्या है, रेवेन्यू क्या है, और उन दोनों के डिफरेंस विल बी माय प्रॉफिट। दैट्स हाउ इट। तो एक मशीनरी लगाई या एक फैक्ट्री लगाई, पेंट कराया, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा, मशीनरी डाली, यहाँ से एक डेस्टिनेशन से गाड़ी निकाल के दूसरी डेस्टिनेशन में पेट्रोल भी डाला, तो वो भी एक कॉस्ट है। तो लॉस को कॉस्ट का पार्ट समझे, उससे इमोशंस वाटर अटैच करें। परफेक्ट। कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करें। सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, तो 1:3 आइडियल कॉम्बिनेशन होता है, उससे ज्यादा होगा तो अच्छा है। वन मतलब अगर मैं 10,000 का लॉस करूँ उसके सामने 30,000 का प्रॉफिट करने की मेरी क्षमता या टारगेट या कुछ भी होना चाहिए, तब मैं ट्रेड। अब मैं ऐसे 10 ट्रेड लेता हूँ और 10 ट्रेड में मैं 5 बार गलत जाता हूँ, 10,000 का लॉस, और 5 बार सही जाता हूँ, 30,000 का प्रॉफिट, तो भी नेट प्रॉफिट बनता है। तो हमको वो काफी लोग क्लेम करते हैं वो टेलीग्राम पे 90% स्ट्राइक रेट और 95% स्ट्राइक रेट, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं। आप 50% के स्ट्राइक रेट पे मतलब 10 में से 5 बार सही 5 बार गलत भी गए ना तो भी प्रॉफिट कर सकते हो, खाली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने के वजह से। ओके, श्योर, ठीक है। सो वी गॉट दिस पॉइंट एंड कोशिश यही कर रहे हैं हमारे थ्रू, हमारे इस इनिशिएटिव के थ्रू हमारे व्यूअर्स भी इससे अडैप्ट करें और इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर आए। अब जो रेंज शिफ्ट होने की बात है, इसमें कुछ आप क्वेश्चन ऐड कर रहे थे? मैं कह रहा हूं, अगला रेंज कौन सा शिफ्ट अप कर रहा है? अच्छा, अभी दोनों रेंज शिफ्ट हमने समझ ली, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अब मेरी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है जिसका एक अनोखा नाम है, जिसका नाम है ग्रैंडफादर फादर सन, GFS। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मंथली जिसको हम ग्रैंडफादर मानते हैं, वीकली जिसको फादर, और डेली जिसको सन मानते हैं, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को चार्ट को यूज करके कैसे मैं एक अच्छा सिंपल लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड जनरेट कर सकता हूं। कैन यू रिपीट दैट अगेन प्लीज? ग्रैंडफादर फादर सन, GFS। ग्रैंडफादर इज द मंथली चार्ट, मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट, ठीक है। फिर फादर इज द वीकली चार्ट जो मीडियम टर्म चार्ट है, और सन इज द डेली चार्ट जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखता हूं मैं, तीनों के RSI को चेक करता हूं और उसके हिसाब से मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कहां सही लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड बाय बन सकता है। तो लेट्स सी ऑन द चार्ट व्हाट इज GFS। ग्रैंडफादर बाय के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे मंथली 60 के ऊपर है, ये RSI का चार्ट है खाली, फिर वीकली 60 के ऊपर है और डेली 40 के नजदीक है। अब इसको थोड़ा जूम इन करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि मंथली मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट बुलिश है 60 के ऊपर, वीकली मतलब वो भी 60 के ऊपर है, मतलब वो भी बुलिश है, बट आप डेली देखोगे तो 40 के नजदीक आ गया। मतलब क्या है कि ऐसा बोलते हैं ना, बेटा गलत दिशा में जा रहा है तो उसको बाप और उसके दादा उसको ऊपर खींच लेंगे, तो वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पे वो 40 के नीचे गया, मतलब वो बेरिश हो जाएगा। ओके, राइट, तो उसको जाने नहीं देंगे, तो वहां से उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज हाउ दिस इज अ वेरी लो रिस्क एंट्री। अब देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बट मंथली और वीकली पे बुलिश है। तो कैसा चार्ट दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस, द वन आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन इज डेली पे रेड कैंडल्स आने के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, मतलब ग्रैंडफादर अपना काम कर रहे हैं सन को ऊपर खींचने की। जब ये ग्रीन कैंडल दिखेगा जिसको बोलते हैं अलर्ट कैंडल या ट्रिगर कैंडल या सिग्नल कैंडल, इससे मुझे अलर्ट होता है कि मुझे अभी ट्रेड लेना है। तो जैसे ही वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे कि बुल्स आ गए वापस मार्केट में, और
नीचे स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर गलत हो गया, सन ने सुना नहीं, मतलब द ग्रैंडफादर इज ट्राइंग टू डू द थिंग बट सन इज नॉट लिसनिंग, देन इट विल गो एंड हिट माय स्टॉप लॉस. सो कंडीशन क्या हो गई? मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली अबाउ नियर 40 के नजदीक, और मुझे सिग्नल कैंडल के ऊपर बाय करना है, सिग्नल कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस. अब ये प्रोसेस हो गया. कितना बोरिंग है. अब इसके रेडीमेड स्कैनर्स मिलते हैं वेबसाइट पे, आप स्कैन करोगे कि कौन सा चार्ट आज मंथली के ऊपर भी है, वीकली के ऊपर भी, और डेली 40 के नजदीक है. बिल्कुल. तो ये मेरा फेवरेट सिस्टम हो गया. अब मेरे को खाली ट्रेड करना है. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले. जस्ट फॉर आवर क्लैरिटी, मंथली भी ऊपर है 60 के और वीकली भी 60 के ऊपर है, राइट? ओके, सो मतलब दोनों लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड बुलिश है. खाली डेली चार्ट में वो बेरिश है. मतलब एक करेक्शन आया है मार्केट में, बट बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है. मार्केट अभी भी ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट? अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले निफ्टी ग्रैंडफादर सन पे आया था, जब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी, और वहां से उसने फिर से 1000 पॉइंट बिल्कुल हाई को टच किया, विच वाज बिटवीन अगस्त सितंबर. परफेक्ट जीएफएस ट्रेड. उसमें कोई, इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन स्क्रीन. मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पे मैंने 2 चार्ट को मार्क किया है, विच इज आई शो यू. ये चार्ट जिसका नाम है गोकेक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट. हाँ. तो इसको जूम करोगे तो आप, जहां पे मैंने मंथली और वीकली दोनों चार्ट को लगा दिया है कि दोनों के RSI 60 के ऊपर है, एक वर्टिकल लाइन है, उसके बाद दोनों बुलिश ही है. अब बीच बीच में जब करेक्शन आते हैं तो मैं डेली चार्ट को दिखाता हूं यहाँ पे. सो दैट्स द डेली चार्ट ऑफ, जहां पे एरो मार्क किया है. मतलब क्या है कि ये सिनारियो जब मंथली और वीकली दोनों 60 के ऊपर है और डेली 40 पे आता है, एक छोटा सा कैंडल, छोटा सा रिस्क लेके जहां पे एरो मार्क किया वहां पे मुझे एंटर करना है, और आप वहां से देखोगे कि एक अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर जा रहा है. तो रिस्क कितना हो गया? इतना है एक कैंडल का. सामने रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 5 से 10 कैंडल का होता है. दैट इज 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड दैट इज माय फेवरेट स्ट्रेटजी, जो हमारे सेशंस में, हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी लगी है बहुत सारे वीडियोस. और इतना सिंपल है. ये जो आपने सॉरी, बिफोर वी गो फर्दर, as a viewer, as a lame viewer, I might ask you a lame question, right? Absolutely. आपने बोला कि एक कैंडल में से डेली कैंडल एक की बात करें, कि कैंडल्स कितनी वॉच करनी है? देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, वो पहला जो चार्ट था मंथली और वीकली था. मतलब एक कैंडल एक वीक का है, एक कैंडल एक मंथ का है. बट अभी जो रिसेंट ये जो चार्ट है, जहां पे मुझे ट्रेड लेना है, GFS एस पे ट्रेड लेना है, सन पे, मतलब डेली पे, तो वो डेली कैंडल एक ही है. जब वो ग्रीन कैंडल दिखाएगा जहां पे एरो मार्क है, उसके ऊपर मुझे बाय करना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है. क्योंकि अगर नीचे गया तो वो 40 के नीचे चला जाएगा, तो मेरा जो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा और मैं अपनी उंगली काट दूंगा. बट अगर वो सही चल रहा है जैसे इसमें चल रहा है, बड़ी तेजी तो इसमें से एक अच्छी तेजी निकल सकती है. और इसमें क्या है कि आप ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का, जो हम लोग मैक्रो की बात कर रहे थे, सैटेलाइट व्यू, वैसे एक स्टॉक का भी ऊपर से सैटेलाइट व्यू लेंगे तो मंथली और वीकली तो स्ट्रांग है. खाली माइक्रोस्कोप छोटे लेवल पे करेक्शन आया है, वो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री बोलते हैं ना, पुल बैक पे बाय करना चाहिए. ये परफेक्ट पुल बैक है. सो इसको रियल टाइम पे एग्जांपल ला लें. हम बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट का चार्ट ग्रैंडफादर, सेकंड हुआ फादर रियल एस्टेट एग्जांपल, अगर, और इसमें अगर ब्रिगेड ने 2-3 दिन का हमें करेक्शन दिया, तो वहां से दोबारा एंट्री पॉइंट कब उठाना है? वो एग्जांपल भी सही है, बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो एक ही स्टॉक का मंथली, वीकली और डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं. मंथली चार्ट बुलिश है, गोकेक्स का, गोकुलदास का. वीकली भी बुलिश है, और डेली जब 40 पे आएगा तो बाय करेंगे. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और मैं चाहता हूँ व्यूअर्स जब ये सीखे, देखें, तो इसको बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार में आपको शायद समझ में ना आए. ये वीडियो शायद यूट्यूब पे भी रहेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इसी की बहुत सारे वीडियोस हैं. तो जब एक सिस्टम को मास्टर कर लेंगे ना, तो 6 महीने 8 महीने में आप इसको समझने लगोगे, फिर आपको एकदम आसान दिखेगा. और जैसे हमेशा बोलता हूँ, गो डीप नॉट ब्रॉड. एक सिस्टम काफी है ट्रेड करने के लिए. एक ही प्रोडक्ट, जैसे काफी सारे जैसे मैंने बताया, वॉरेन बफेट के पास खाली 7 स्टॉक ऐसे जिससे सारी वेल्थ क्रिएट हो. करेक्ट. तो ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, लेस इज मोर. ओके, गॉट इट. सो एक ही, आप इसी तरह के कई सारे चार्ट्स देखें, आपको ये समझ आने लग जाएगा. अब मैं और एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि और व्यूअर्स को क्लियर हो जाए. अब मैं दूसरा जो चार्ट अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो है GMDC का, और उसमें मंथली और वीकली चार्ट दोनों 60 के ऊपर है, जहाँ पे लाइंस लगाई है, वर्टिकल लाइंस. और उसके बाद हम उसके डेली चार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे 2 बार 40 पे सपोर्ट लिया. 2 एरोज है. एक पहला जो रेड एरो दिख रहा है वहां पे आप देखोगे कि 40 पे वो अटक जाता है, क्योंकि ग्रैंडफादर बुलिश है, सन को 40 के नीचे नहीं जाने देते, और वहां से उसको पुल करते हैं. आप देखोगे कहां से कहां ट्रेंड कितना स्ट्रांग बना. अब कुछ दिनों पहले वापस 40 पे आया था दूसरी बार. जो अभी रिसेंट चार्ट दिख रहा है
वहां पे भी वो एक छोटे से रिस्क से ट्रेड कर सकते दूसरा एरो जो है हाँ। हमने देखा एक बड़ी तेजी देखने को मिली, वापस से 40 पे है, तो इस बात की कितनी गुंजाइश है कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा या रिवर्सल हो सकता है? हाँ, सो ये बहुत सही अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी इतने सालों के प्रैक्टिस के बाद जो मैं कंक्लूजन पे आया हूँ कि जब पहली बार जीएफएस आता है, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट, हमेशा जब पहली बार 40 पे सपोर्ट या कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर पहली बार आता है वो सबसे बेस्ट सिग्नल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं चलेगा। हमने देखा है कि कभी कभी 6 बार तक वो 40 पे आके बाउंस करता है, बट पहला अगर मिल गया तो वो हमारे लिए एकदम बोलते हैं 7 स्टार ट्रेड हो गया। ओके विशाल, जैसे ये तो हुआ आइडेंटिफाई करना राइट ट्रेड एट द राइट टाइम, लेकिन अगर हमारी टाइमिंग थोड़ी ठीक नहीं हुई, हमने ट्रेड तो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर हमारा जीएफएस रूल भी चल रहा है, जीएफएस रूल भी चल रहा है और हम 40 के ऊपर हैं, हम नीचे ऊपर जा भी रहे हैं, लेकिन हमने एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं दुखा। अब हम थोड़ा बीच में जाते हैं और वहां से ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? करेक्ट, आप बताइए। आई थिंक छोड़ देना चाहिए, कोई और ट्रेड ढूंढना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बताया कि आप जब जाते हो चर्चगेट स्टेशन पे, अगर आपकी एक ट्रेन छूट जाती है तो आप क्या करोगे? 4 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आती है। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रेन आती रहेगी, हमको पकड़ना नहीं है, चलती ट्रेन को पकड़ने जाओगे गिर जाओगे। जब आएगा कल दूसरा मिलेगा, हर हफ्ते कुछ ना कुछ मिलता है। तो पेशेंटली वेट करके स्ट्रैटेजी को, माइंडसेट भी सही जो है, आपने स्टैंडर्ड एक बना रखा है, जो आपने पैरामीटर बनाया, बस उसको फॉलो कीजिए। प्रोसेस को फॉलो। मेघना ने बताया कि बोरिंग काम है, बोरिंग, और आपको ये बोरिंग काम करनी होगी। सो लेट गो दो ट्रेड्स, आप कह रहे हो ट्रेड को छोड़ दो, यही प्रैक्टिस दूसरे स्टॉक पे लगाओ, वहां से मिल जाएगा। इनिशियली थोड़ा सा वो बोलते ना फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट एज अ न्यू ट्रेडर, बट अब इतने साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये गया तो ठीक है, दूसरा आ जाएगा और आता है। जिसकी बात आपने की ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मुझे लगता है कि हर दूसरे आदमी को होता है। जो निवेशक ट्रेडर जो है आजकल, खासतौर पर रिटेल ट्रेडर जो पिछले कुछ साल में और बढ़े हैं, इससे कैसे बाहर निकले हम? तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होती है वो दैट इज अबाउट, वो नए लोगों को ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनको उनके प्रोसेस पे भरोसा नहीं बैठा अब तक। और प्रोसेस पे कैसे भरोसा बैठता है? जैसे कि उन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी कन्विक्शन बैठती है सिस्टम पे। जैसे कि साइकोलॉजी में बताते हैं कि कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस की एक लूप होती है। मतलब कि कॉम्पिटेंस बढ़ाना मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारी कॉम्पिटेंस बढ़ती है। जितनी ज़्यादा आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ती है उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है कि आप कर पाओगे। और रिवर्स भी ट्रू है, इट्स अ लूप, कि आप अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो तो आपको मन होगा मैं और कॉम्पिटेंस बढ़ा दूं मेरी। सो इट्स अ लूप। तो द आइडिया इज टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड टू कीप फॉलोइंग द प्रोसेस। एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, शायद बहुत डीप भी होगा कुछ व्यूअर्स के लिए, शायद समझ ना आए, लेकिन we'll try to explore it. Meghna, and this relates my reason for my question also, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को असेस क्यों नहीं कर पाते कुछ लोग? जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम मनी को लेकर है कि शायद वो बड़ा पैसा बना ही नहीं पाते, छोटा छोटा बना पाते हैं, छोटा छोटा पैसा ही बना पाते हैं। क्या हमारी मेंटली जो हमारी गार्निशिंग हो रखी है, जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो बड़ा रीजन होता है कि हम ट्रेड सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या फिर इट्स द अदर वे? ये सब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस लौटेंगे और फिर ये बात समझेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल शास्त्र, और ब्रेक पर जाने से पहले हम एक सिचुएशन को यहाँ समझना चाह रहे थे कि क्यों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एनालाइज नहीं कर पाते व्यूअर। क्या उनके पीछे एक ये साइकोलॉजी चल रही होती है कि शायद वो बड़ा पैसा कमा ही नहीं पाते, छोटे गेन में वो संतुष्ट होकर उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, या फिर रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि दिल में एक डर होता है? मेघना, ये साइकोलॉजी क्या काम करती है? अगर आपके माइंड में थॉट प्रोसेस ही यही है कि मुझे तो बड़ा पैसा आता ही नहीं, जितना छोटा गेन है उस गेन में मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, तो शायद वो प्रॉफिट भी जल्दी काटेगा, या फिर रिस्क और रिवॉर्ड को असेस भी सही नहीं कर पाएगा। इज इट पॉसिबल टू से? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले मनी कंडीशनिंग की बात की थी कि आप आपके जीवन में पैसा के लेके जो कंडीशनिंग हुई है, और वो कहाँ से होती है? हमारी
3 और 4 चीज़ें जहाँ से कंडीशनिंग होती है। एक तो वर्बल कंडीशनिंग, फ्रॉम द ग्रोइंग अप ईयर्स, आपने क्या सुना है पैसों के बारे में, या तो देखा क्या है या एक्सपीरियंस क्या किया है। योर डैड, मतलब योर फादर, ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, ये सारी कंडीशनिंग आप कैरी कर रहे हैं। एक्चुअली GFS सिस्टम यहाँ भी है, आपके ग्रैंडफादर, फादर और अब आप क्या सोचते हो मनी को लेके। सो ऑल दीज विल डिक्टेट कि आप पैसों से कैसे डील करते हैं। तो जैसे कि आपने ट्रेड की बात बता दी कि छोटा पैसा लेके यू आर हैप्पी टू गेट आउट। जब आपकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि मेरे लिए बड़ा पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं कौन होता हूँ, आई एम टू यंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई एम टू ओल्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई एम नॉट एजुकेटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ये सारी कंडीशनिंग हमें रोकती है आगे जाके। सो इट इज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मनी कंडीशनिंग। लेकिन इसमें बात यह है कि लोग रिलेट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, मार्केट में प्रॉब्लम है। दे कीप ऑन ब्लेमिंग द आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस। वेरी रेयर दे रियलाइज के प्रॉब्लम मेरी मनी कंडीशनिंग को लेके है। एब्सोल्युटली, ये टॉपिक एक्चुअली ये शो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, मेरा तो ध्यान जो है भाव से भावना पे ज्यादा शिफ्ट होता जा रहा है। वो भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है उसको समझना। ये बहुत जरूरी ये बात है। ये लोगों को रिलेट नहीं होगा जब तक वो इसके लिए प्रेजेंट ही नहीं होते। Yes. They are not present to see it. हाँ, जैसे अभी ये जो सिस्टम हम दिखा रहे हैं GFS सिस्टम, वो काफ़ी लोगों ने सीखी है और काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग 2 कैंडल के प्रॉफिट में निकल जाते हैं, कुछ लोग 10 कैंडल तक वेट करते हैं। सिस्टम तो वही है, RSI भी वही है, भाव भी वही है, चार्ट भी वही है। तो वो जो कंडीशनिंग है कि मैं कितना डिजर्व करता हूँ और मुझे कितना मिलना चाहिए और मैं इतने से ही खुश हूँ, और वो बहुत जो ये बात कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम आगे कोई कितनी भी सिस्टम सीख ले कुछ नहीं होता है। ये GFS जो थ्योरी आप बता रहे, हाँ बताइए। और एक छोटी सी मनी को लेके एक कंडीशनिंग ये भी होती है कि हम कितनी आसानी से रिसीव कर पाते हैं। बहुत आम आदमी को जैसे लेकिन किसी को बता दिया कि अरे वाह बढ़िया सी ड्रेस है, तो हम ऐसे अरे तुम भी कितने अच्छे लगते हो। छोटी सी कॉम्प्लीमेंट भी हम रिसीव नहीं कर पाते। तो पैसा रिसीव करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट बिग मनी ऑन ट्रेड, यू शुड बी एबल टू हैव दैट कैपेसिटी टू रिसीव बिग मनी। वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए ज्यादातर जो लॉटरी या जो भी बड़ा पैसा जीतते हैं कहीं पे भी, वो 1 साल के अंदर गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो आ गया लेकिन माइंडसेट वो नहीं है हैंडल करने का। और इसीलिए कभी कभी जब भूल से या फ्लूक से या मार्केट के सपोर्ट से हम बड़ा पैसा बना लेते हैं, वो तुरंत चला जाता है क्योंकि आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, राइट। और वो बाद में हम लोग ब्लेम करते हैं कि जैसे आता है वैसे ही चला जाता है और ये तो सट्टा है, बट वो माइंडसेट का गेम है पूरा। ट्रू। तो इस माइंडसेट के गेम को तो आपको टाइम के साथ ही नर्चर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगेगी इसमें। और सिमिलरली टेक्निकल शास्त्र में इंडिकेटर्स को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ और चार्ट्स भी समझाएंगे आप विशाला में, यही जो GFS रूल पर बनते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि गो डीप नॉट ब्रॉड, तो मैं हमेशा एक ही सिस्टम और एक ही पैरामीटर पे बात करता हूँ। और मेरा मानना है कि जिसको जितना रिपीट करोगे उतना आप मैस्ट्री पे जाते हो। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। तो हम कुछ और चार्ट्स देखते हैं GFS पे, जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। वो है मंथली और वीकली चार्ट, जहाँ से वर्टिकल लाइन्स है वो 60 के ऊपर है, मतलब वो ग्रैंडफादर और फादर बुलिश है। अब उसका डेली चार्ट जब देखेंगे हम, तब हमको समझ में आएगा कि कहाँ एंटर करना चाहिए बेस्ड ऑन द सन। So these are the 2 charts which you can see on screen, which is monthly and weekly, which are bullish. And now I go to the daily chart of Oro Pharma, and there you can see that arrow which is marked, वो बता रहा है कि ये 40 पे आ गया है सन, और वो एकदम लो रिस्क एंट्री है। और वहाँ से मैं एंटर करके आप देखोगे नेक्स्ट 7-8 दिन में एक काफ़ी अच्छा मूव हमको मिलता है। सो आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है तो छोटा सा कैंडल है वो रिस्क है हमारा, और सामने 5 या 7 कैंडल है वो हमारा टारगेट है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि टारगेट कितना होना चाहिए या कहाँ एंटर करना चाहिए। 2 तरीके होते हैं टारगेट कैलकुलेट करने के। एक होता है कि जो पिछला वाला रेजिस्टेंस है या पिछला वाला लेवल है वहाँ पे आ जाए तो एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमने 40 से खरीदा है तो उसका जो नॉर्मल टारगेट है वो 60 तक तो जाना ही चाहिए, और वहाँ पे अगर टर्न मारने की कोशिश करें तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। और जैसे इस चार्ट में वो सीधा 60 को क्रॉस करके निकल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक समथिंग कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है हर एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाते हैं। मतलब हम अपना टारगेट नहीं बना रहे, मार्केट को चलने दो, जितना चल रहा है जहाँ से वो टर्न मारेगा अपने आप हम एग्जिट कर देंगे। जितना पैसा आ रहा आने दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो स्टॉप लॉस में काफी, आपने एक बार सवाल पूछा था कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद ऊपर जाता है, राइट। तो अब पहले स्टॉप लॉस कितने तरीके के होते हैं वो जानना जरूरी है। और एक होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक होता है मॉनेटरी स्टॉप लॉस कि भाई मेरा 5000 गया तो मैं निकल जाऊंगा, 10000 जाएगा तो निकल जाऊंगा। तीसरा होता है माइंडसेट स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आप माइंडसेट आपका कहीं घर पे कोई इशू चल रहा है, ऑफिस में कुछ इशू चल रहा है, या आप हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाओगे।
तो आपको एक बार ट्रेड क्लियर करना है कि जब मैं माइंडसेट क्लियर हो जाएगा तब मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये और एक इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस होता है। इवेंट जैसे बड़ा बजट या इलेक्शन आने वाला है तो मैं अपनी पोजीशंस को हल्का कर दूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टॉप लॉस के तरीके को जान के और सबको अच्छे से बराबर स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि आप जब मॉनिटरी लगाते हो कि समझो मेरा 5,000 गया, तो मार्केट को थोड़ी पता है कि आपका 5,000 का बजट है। आपको तो टेक्निकली लगाना है क्या तो आपको तो टेक्निकल लगाना है, जो टेक्निकल भी हो और मॉनिटरी भी हो, और वो सही स्टॉप लॉस होता है। उसके बावजूद भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और फिर से एंटर करना पड़ता है, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए 100%। उसके बिना ट्रेड ही नहीं करना। सो विशाल, रिस्क और रिवॉर्ड, आपने रिस्क की बात की, पर मुझे तो रिवॉर्ड ही चाहिए। हम तो रिवॉर्ड के ऊपर की बात करेंगे अब। हाँ। अगर ये कहाँ से पता चलेगा, ये कैसे डिटरमाइन हो? क्योंकि आपने कहा लास्ट मुझे एग्जिट करना कब है, क्या मैं 10% गेन पे एग्जिट कर लूं, 12% पे करूं? ठीक है, एक इंडिकेटर हुआ कि लास्ट टाइम उसकी रेजिस्टेंस कहाँ थी, उसके आसपास आओ और निकल जाओ, Yes. राइट? क्या ये हम एक ट्रेडिंग सिस्टम में ये भी अडेप्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि यू हैव टू बी सैटिस्फाइड विद अ डिटरमाइंड टारगेट? परफेक्ट या Right? तो वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला मॉनेटरी स्टॉप लॉस होता है, तो वैसे मॉनेटरी एग्जिट भी हो सकता है। Okay. कि अगर मैंने 20,000 बनाया है तो मैं निकल जाऊंगा, या 5, जैसे आपने परसेंटेज की बात की। आइडियली मेरा मानना है कि परसेंटेज में ही सब करना चाहिए। Sure. तो समझो कि 5%, मेरे भाव से 5 या 10% ऊपर गया तो मैं एक पोजीशन निकाल दूंगा, लेट्स से 1/3 पोजीशन। 20% ऊपर गया तो मैं और 1/3 पोजीशन निकाल दूंगा, और लास्ट 1/3 पोजीशन मतलब 1/3 पोजीशन में जाने दूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो एक आपका मॉनेटरी भी हो गया और एक आपका ट्रेलिंग भी होगा। कभी कभी मार्केट आपको ज्यादा देने की कोशिश कर रहा है, जैसे अभी रिसेंटली REC PFC बहुत तेजी से चल रहे हैं। सवाल ही मैं अगला सवाल इसी पे था। तो बहुत तेजी से जा रहे हैं और हम छोटा प्रॉफिट बुक करके वो फोमो हो जाएगा, अरे मैंने लिया था तुरंत बेच दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बेचते तो अभी तक होल्ड कर सकते थे, एवरेज आपका ऊपर और था। बीच में कोई सिग्नल ऐसा आया ही नहीं कि उसको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हमको लगा कि अरे बहुत हो गया तो हमने निकाल दिया, लेकिन मार्केट आपको शायद ज्यादा देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमेशा कम ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड और पेशेंस का काम है जो आपको इसमें लेना पड़ेगा। इसमें फिर से इमोशंस आ जाते हैं एक्चुअली। भावना इसमें नहीं, इसमें एक क्वेश्चन मुझे पूछना था फॉलो अप। इसमें इमोशंस आ जाते हैं क्योंकि आपने कई बार क्या होता है, क्योंकि सपोज कीजिए हमने 7-8% का गेन लिया, हम एग्जिट आउट हो गए, लेकिन हमें लगा अब भी अप ट्रेंड में है और ट्रेडिंग सिस्टम भी आपका बता रहा है, तो फिर आप री एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर से अगर सिग्नल मिलता है ना, समझो फिर से वो 40 पे आता है, या कभी कभी वो 60 पे सपोर्ट लेके आता है, या कभी कभी इंट्राडे में सिग्नल मिल जाता है कि भाई मैं करूं, ऐसे बीच में कहीं भी एंटर कर दोगे तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। Sure. हमारा एक प्रोसेस होना चाहिए कि ये सिचुएशन होगी तो मैं री एंटर करूंगा। तो ऐसे नहीं कि चलो मेरे को फोमो हो रहा है तो मैं घुस जाऊं अंदर, मतलब आप चलती गाड़ी में गिर जाओगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से वही प्रोसेस को लगाएं, फिर से वही process। फिर से उसी ट्रेड को आइडेंटिफाई करें, Yes। या फिर कोई और ट्रेड। और हाँ, और आप ये एक चीज व्यूअर्स को बहुत बताना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि कोई भी जो ट्रेंड है वो ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाती, बीच में मौके मिलते हैं बाय करने के। 100% जैसे ये GFS है, ये पुल बैक है, आपको मौका देता है फिर से एंटर करने का। कोई भी चार्ट आप देख लो, कैसा भी वॉलेटाइल हो, कैसा भी ट्रेंडेड हो, आपको मौका मिलेगा। आपको खाली पेशेंस से वेट करना है कि वो स्टेशन पे आए, गाड़ी रुके और मैं एंटर करूं। बिल्कुल। ये एक सवाल मेरा है आपसे मेघना, जैसे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस में लोग क्या होता है कि उनको नुकसान में रुकते हैं, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं। उन लोगों को आप क्या बताएंगे कि आप स्टॉप लॉस को लगाते हैं इमोशंस के हिसाब, तो उस समय अपना क्या थॉट रखें कि आप, बहुत लोग ऐसे हैं इस देश में जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, लगाते ही नहीं है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा प्रॉफिट होगा निकल जाते हैं। Yes. अगर वो स्टॉप लॉस लगाते या अपने प्रॉफिट को होल्ड करते तो हो सकता है उनको मोटा मुनाफा होता है। इस देश में जितने लोगों से बात, उसमें मैक्सिमम लोग के साथ यही दिक्कत हुई, वो कैसे इस चीज़ को समझे उस समय स्टॉप लॉस लगाते समय कि हाँ उनको लगाना ही चाहिए। लगातार विशाल बताएंगे, मैं बताऊंगा, प्रियंका बताएगी, असर नहीं होता है, लेकिन भावनात्मक तौर पर आप बताएंगे तो ज़्यादा असर हो सकता है उसका। तो स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये होता है कि जब हम मानते हैं कि मार्केट, भैया आप सही हो मैं गलत हूँ, गलती एक्सेप्ट करना। स्टॉप लॉस लगाना मतलब गलती एक्सेप्ट करना, जो ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी के काउंटर इंट्यूटिव है। गलती हम आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दैट इज़ हाउ वी आर ब्रॉट अप, दैट्स आवर कंडीशनिंग। तो ये मार्केट में जो कई सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारी कंडीशनिंग से विपरीत होती है और इसीलिए हमें डिफिकल्ट होता है। जैसे कि इसलिए हम एक अफर्मेशन कराते हैं हमारे स्टूडेंट्स लोग को, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं अफर्मेशंस, उनमें से एक अफर्मेशन है द मार्केट इज ऑलवेज राइट, आई मे बी रॉन्ग। जब हम मार्केट की सुप्रीमता को एक्सेप्ट करते हैं, दैट मीन्स इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, हमें हम्बल डाउन करता है। एक्चुअली आई ऑलवेज से दिस कि मार्केट आपको अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। इट हेल्प्स यू मेक अ गुड पर्सन। व्हाई? बिकॉज यू सबमिट योर ईगो टू द मार्केट।
यू सरेंडर टू द मार्केट। बिल्कुल। तो ये सारी जो लाइफ की जो क्वालिटीज, कैरेक्टर बिल्डिंग क्वालिटीज होती है ना, वो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर बड़े अच्छे से समझता है। अब इसी चीज़ को मैं टारगेट के तौर पे लेकर चलता हूँ। 10% या 20% प्रॉफिट होते लोग निकल जाते हैं। इस लालच को या जल्दी लेने की जो होती है आदत को कैसे बदले? जैसे आपने इसमें बताया कि आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको ये बताता है कि आपने गलती की है, गलती को एक्सेप्ट करो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने गलती को एक्सेप्ट किया तो फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। प्रॉफिट में ये कैसे इसको लागू करें हम? सो आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट जब आप ट्रेड लेते हो तो मैंने जैसे बताया कि हमारे 2 पोर्टफोलियो होते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो और एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो। तो कोर पोर्टफोलियो जब मैं एंटर करता हूं तो मुझे पता है कि ये मैं लंबे टाइम तक रुकने वाला हूं। इसमें फिर मैं छोटे छोटे कैंडल या छोटे छोटे रिएक्शन से डरूंगा नहीं जब तक उसका मेन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। तो मैं वहां पे 50%, 60%, 100% डबल भी हो जाए साल, 2 साल, 3 साल में, तो मैं रुकने के लिए तैयार। और जब मैं टैक्टिकल पोर्टफोलियो ले रहा हूं तो मुझे पता है कि ये मेरे कुछ दिनों का ट्रेड है या कुछ हफ्तों का ट्रेड है, तो मेरे को मालूम है कि ये 10% पे या 20% पे या 15% पे मुझे निकलना है, 1/3 करके। जब ये क्लैरिटी हो जाती है, जैसे बोलते हैं हमारा एक फेमस कोट है, विच कॉल्ड फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। वही गीता का लेसन है, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। तो मेरा प्रोसेस है टैक्टिकल पोर्टफोलियो का, यहाँ पे एंट्री 10%, 20%, 30%, भाव से 1/3। आप भावना की तरफ जा रहे हैं। हाँ। So in that case, Vishal and Meghna, you've brought a very good point forward. और आपने affirmations की बात करी। आप affirmations की बात करी हैं तो फिर आप meditation को भी क्या यहाँ पर recommend करना चाहेंगी? एब्सोल्युटली। ये इससे हमारे वो प्रोसेस से कनेक्टेड है। जब हम बताते हैं कि फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट, वो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए यू नीड अ शांत चित्त, शांत मन चाहिए, ताकि आपका मन यहाँ वहाँ नहीं भागे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एवरी डे, हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स आर रनिंग यहाँ वहाँ, लेकिन आप कैसे स्थिरता मेंटेन करें ताकि यहाँ वहाँ आपका मन न भटके, सिर्फ प्रोसेस पे टिका रहे। दैट हैपन्स व्हेन यू सेंटर योरसेल्फ, एंड सेंटरिंग तभी होती है जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी करते हैं, जैसे कि 100 चार्ट कंपलसरी आपको देखने हैं, दिन में 20 मिनट आपको कंपलसरी मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन को इस तरह से देखा जाता है जो हेल्थ इश्यूज के साथ हैं, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, हालांकि मार्केट्स में और फाइनेंशियल मार्केट्स इज आल्सो वेरी स्ट्रेसफुल जॉब इसमें। तो क्या विशाल, अगर कोई मेडिटेटिव स्टेट में अपने डिसीजन लेता है या फिर एक प्रैक्टिस बनाता है मेडिटेशन की रोज, तो उसके लिए अपने लॉस के ट्रेड लेने के बाद भी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने की स्टेट आ जाती है? यस, अगर ये प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में नहीं आएगी। और इसको आप ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक बिजनेस की तरह सोचे स्टॉक मार्केट को। तो कोई भी जैसे एक पॉलिसी है, जैसे एक रूल है, इट टेक्स 1000 days टू सेट अप बिजनेस, मतलब 3 साल। तो आप अपने आप को एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने के लिए, कोई भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, फिर भी वो 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो आगे बढ़ता है। इसको भी एक तरह से पढ़ाई करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद इसको एक बड़ा प्रोफेशन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसमें ये मेडिटेटिव स्टेट जो आप बोल रहे हैं, मेडिटेटिव स्टेट में डिसीजंस नहीं लेने, मेडिटेशन करने से आपके डिसीजंस बेटर हो जाएंगे। क्योंकि आप सही तरह से स्थिर मन से सोच सकोगे, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ नॉइस। इतने सारे न्यूज चैनल्स, इतने सारे इंफॉर्मेशन जो स्पीड से आ रही है मार्केट में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो बोलो आप सब है। और वो इंफॉर्मेशन को एज अ ह्यूमन माइंड कैन नॉट कंज्यूम, और उसके बीच में हमको डिसीजन लेना है लाखों का। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका मन स्थिर है, राइट। और जैसे एक बॉल में 4 रन बनाने हैं जो धोनी बना सकते हैं, वो तब माइंड जो बोलते हैं कैप्टन कूल, तब आपका कूल होगा तो ही वो आप डिसीजन लोगे, नहीं तो एक गलत डिसीजन कैन कॉस्ट यू thousands or lakhs of rupees. So that's why meditation is an integral part of our programs also, and we make them do that every single student. That's so interesting, क्योंकि मेडिटेशन को हमेशा सोचा जाता है कि एक अलग जोन में जो लोग होते हैं वो मेडिटेटिव करते हैं, यानी अगर कोई अपने माइंड को, मन को, चित्त को शांत रख सकता है तो 3 लॉस के बाद भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेगा कि एक रॉन्ग ट्रेड में फिर जाए। Yes. Okay, got it. आपने जिस थ्योरी की बात की, GFS, उसको कह सकता हूँ कि आज से कई साल पहले एक फिल्म आई थी, कल, आज और कल, पृथ्वीराज कपूर, आज कपूर फिल्म थी, इसमें कि दादा, पिता और पोते की कहानी थी। इसमें कुछ और आप इंटरेस्टिंग बताना चाहेंगे GFS को लेकर? ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, परफेक्ट है। अब GFS जो मैंने बताया वो है मंथली, वीकली और डेली। तो वो मैंने आपके लॉन्ग के एग्जांपल्स दिखा दिए आपको कि मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर और डेली 40 पे, तो ये लॉन्ग हो गया। वैसे उल्टा कर दोगे इसको तो शॉर्ट भी हो सकता है, मतलब मंथली 40 के नीचे, वीकली 40 के नीचे और डेली 60 पे रजिस्ट करता है, तो मैं उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब ग्रैंडफादर और फादर दोनों बेरिश है और सन को बुलिश होने नहीं देंगे, तो 60 से खींच लेंगे, तब मैं उसको ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एक वेरिएशन हो गया उसका।
दूसरा एक वेरिएशन है कि जैसे ये 3 टाइम फ्रेम है, मंथली, वीकली, डेली, कुछ लोगों को शायद इससे छोटा या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, तो ये जो डेफिनेशन है मंथली, वीकली, डेली की, उसको मैं वीकली, डेली और आवरली कर सकता हूँ। ओके, मतलब ग्रैंडफादर वीकली हो गए, डेली इज योर फादर एंड आवरली चार्ट इज द सन। तो इसको और एक टाइम फ्रेम मिल गया, तो वो छोटा इंट्राडे ट्रेडिंग में भी काम आ सकता है। इससे छोटा भी हो सकता है, डेली, आवरली और 15 मिनट, आवरली 15 मिनट और 5 मिनट। बट सारे रूल्स जो मैंने बताया वो सही सेम ही रहेंगे, खाली टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करना है। तो आप हर एक तरह का ट्रेडिंग, नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग से लेके पोजिशनल ट्रेडिंग तक आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो दोनों तरह की ऑप्शंस पॉसिबल है। कुछ व्यूवर्स के सवाल हमारे पास है मनीष, अगर हम वो लेते हैं। सवाल लेने से पहले कुछ और चीज जो आप ऐड करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? लगातार हमारे कई दर्शकों के सवाल हैं, उनके पास जाएंगे तो फिर उनके सवाल लेने होंगे। तो मैं एक तो बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम को आप बहुत बार बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, जो और इसको और डीप में समझना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। और दूसरा है कि इसको आप कोई भी, जैसे मैंने अभी कोई भी टाइम फ्रेम बताया, वैसे आप इसको कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शन सब पे कर सकते हैं, सारे एसेट क्लास। इवन इफ यू, आई डोंट ट्रेड क्रिप्टो, बट इफ यू वांट टू, यू कैन यूज द सेम, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है ना। टेक्निकल के प्रिंसिपल्स जो है, चार्ट्स के प्रिंसिपल जो है, आरएसआई के प्रिंसिपल है, वो सेम है। तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं इसको। एक आखिर में मेरा सवाल होगा, आपने जो थ्योरी सारी बताई, उसमें आपने एक थ्योरी बताई थी 5 स्टार जो मंदी का जो थ्योरी होता है, वो कैसे काम करता है? चलिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ सेल वाला। अब यहाँ पे अभी मार्केट काफी तेजी में, तो सेल वाले एग्जांपल्स जल्दी नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक सेल वाला एग्जांपल दिखाता हूँ जो शॉर्ट करने के लिए काम आता है, जहाँ पे मंथली आपका 40 के नीचे है, वीकली 40 के नीचे है, और डेली 60 पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रैंडफादर उसको नीचे खींचेंगे। तो एग्जैक्ट उल्टा हो गया जो मैंने पहले हमने देखा था। और अगर जब डेली चार्ट ऐसा दिख रहा है, तो वो हमको ऐसा दिखेगा ऑन द स्क्रीन। जब बुल्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे रेड कैंडल दिखेगा, जो हमारा ट्रिगर कैंडल या सिग्नल कैंडल जो मैंने बताया था, वो मुझे मिलेगा। उसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बस सेम, बाकी सब सेम है। और जैसे ही मार्केट नीचे, 1 कैंडल का स्टॉप लॉस है, सामने 4 या 5 कैंडल का टारगेट है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा बेरिश चार्ट्स अभी दिख नहीं रहे, बट ये रिसेंट एग्जांपल है जो आरती इंडस्ट्रीज का है। अगर आप देखोगे मंथली और वीकली दोनों 40 के नीचे था उस जब वहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की गई है, और उसके बाद डेली जब 60 पे आया, वहाँ पे जो एरो मार्क किया गया है, वहाँ से शॉर्ट करने का एक मौका मिलता था, जहां से अपने को एक अच्छा ट्रेड शॉर्ट के हिसाब से मिला। अभी दर्शकों को बता दें कि शॉर्ट आप खाली फ्यूचर्स में कर सकते हो, या फिर आपको ऑप्शंस ट्रेड करना पड़ेगा, जो शायद थोड़ा सा रिस्की और उसमें ज्यादा कैपिटल भी लगेगा। सो यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन एंड योर रिस्क मैनेजमेंट। बट सेम सिस्टम उल्टा भी चल सकता है, जैसे यहाँ पे आपको चार्ट्स पे शॉर्ट का इंडिकेटर, और बाद में आप देखोगे कि कितने दिन तक वो मार्केट नीचे गया। कितना रिस्क था आपका? 1 कैंडल का, 1 कैंडल, और नीचे टारगेट 7, 8, 10 कैंडल तक आए, 10 से ज्यादा आ गए। तो मतलब लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आपको अगर सिस्टम समझ में आ गया तो आप हर एक सीजन में पैसा बना सकते हो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। बाजार की दिशा और दशा कुछ भी हो, पैसा जरूर घर में जाएगा। यस। फटाफट दर्शकों के सवाल लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट मेरे पास इंफॉर्मेशन है। 2024 जो अब आने वाला है, उसके पीछे 2024 जो, अगर आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में जाए तो 2 + 2 + 8 + 4 8 होता है, और 8 नंबर इज द नंबर ऑफ शनि एंड इट्स हाईली वॉलेटाइल। तो 2024 में वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी हाई। 1, उसका दूसरा कारण क्या है? इलेक्शन, इंडियन इलेक्शन, यूएस इलेक्शन, और चौथा है हमारा एक स्टडी बताता है, हम साइकिल्स की स्टडी करते हैं, जैसे टाइम साइकिल्स, और उसमें लीप ईयर का एक इंपॉर्टेंस है। जैसे 2024 इज अ लीप ईयर, जो 366 दिन होते हैं। अब आप देखोगे 1992 हर्षद मेहता स्कैम, 2000.com बबल, 2008 सब प्राइम क्राइसिस, 2020 कोविड, ये सारे लीप ईयर थे और हाई वॉलेटाइल ट्रेड्स थे। अब मार्केट बड़ा क्रैश होगा या बड़ा रैली होगा, बट वन थिंग फॉर श्योर, 2024 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल एज पर ऑल दिस सिचुएशन व्हाट आई एम टॉकिंग। अब ये वॉलेटिलिटी को कुछ लोग एडवांटेज लेंगे, जिसके पास स्ट्रैटेजी है, जिसके पास भाव की टेक्निक है और भावना पे कंट्रोल है। बिल्कुल। और उसके सामने जिनके पास ये दोनों नहीं है, उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अभी से तैयारी करनी शुरू, अगर आप ट्रेड करने ही वाले हो तो आप तैयारी करके करो, सीख के करो, ना कि एज अ गैम्बल, एज अ स्पेकुलेशन। वैसे आपने कहा कि बाजार में अगर वॉलेटिलिटी होगी, उतार चढ़ाव होगा, तो उसमें ट्रेड में पैसा ज्यादा बन सकता है। तो पैसा बनाने के मौके तो होंगे, मौके तो बहुत मिलेंगे, बस समझ के और इमोशंस को कंट्रोल करके ही करना पड़ेगा, और रिस्क को कंट्रोल करके। दोनों
साइड के ट्रेड होंगे, यानी कब शॉर्ट जाना है और कब शॉर्ट से अब रेंज शिफ्ट हो रही है। और कोई भी एक सिस्टम को मास्टर करके रखेंगे, जैसे यही सिस्टम से लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। जस्ट टू ऐड, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यूनियन इलेक्शंस की बात हो रही है, बात तो ये भी है कि शायद इलेक्शंस के बाद $100 बिलियन FIs का पैसा आ सकता है इंडिया मार्केट में। सो वो एक बड़ा की मॉनिटरेबल रहेगा जिसे हमें मॉनिटर करना है, लेकिन वो एंट्री पॉइंट्स भी तो ढूंढने आने चाहिए। चार्ट है ना हमारे पास, उसके लिए ही हमने जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल शास्त्र किया है स्वदेश शास्त्र के तहत। अब फटाफट कुछ सवाल लेते हैं। कई सारे दर्शकों ने सवाल लिए हैं, उनका कहना है कि मुझे तो विशाल सर से कुछ सवाल पूछने हैं और उनके जवाब चाहिए। पहला जो सवाल है विजय छंगानी जी का है। इनका बहुत बेसिक सवाल है जो पूरी चर्चा हुई ना, अब मुझे लगता है कि जितने लोग अभी देख रहे हैं उनके मन में यही सवाल होगा, क्या टेक्निकल चार्ट से बाजार में अच्छा पैसा कमा सकते हैं? 100%, 100%। आज मैं 27 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 1996 से। 15 साल हमको हो गए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चलाते हुए, हजारों लाखों स्टूडेंट को सिखाया। ऐसा नहीं कि सबने पैसा बनाया, जिसने स्ट्रैटेजी को भी फॉलो किया और जिसने भावनाओं पे भी काम किया उसका पैसा बनाया। और सबसे पहला जो इन्होंने बताया था कि आपको पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप चीज़ को बोलोगे ये डाउटफुल है फिर भी मैं ट्राई करता हूँ टेक्निकल, तो नहीं चलेगा। आपको विश्वास होना चाहिए। सो मेरा और एक RSI के रिलेटेड एक कोट है, इट्स नॉट द RSI दैट वर्क्स, इट्स द बिलीफ इन द RSI दैट वर्क्स। सब कुछ तो विश्वास का, सब विश्वास का खेल है। तो हाँ, जो अगला सवाल है भास्कर जी का है। भास्कर झा जी ने बिहार से सवाल भेजा है। उनका कहना है कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, जिसकी आपने चर्चा भी की, और क्या किसी ट्रेंड को हम आसानी से पहचान सकते हैं? यस, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। और ये तीनों ट्रेंड हमने इसी मास्टर क्लास में डिस्कस किए कि अगर RSI 60 के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, 40 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, और 40-60 के बीच में है तो साइडवेज ट्रेंड है। ओके, एक सवाल माधव रुंगटा जी का है, जो जैसे मैंने पहला सवाल पूछा कि हर किसी के मन में था पैसा बनता है कि नहीं, अब ये सवाल हर किसी के मन में, कौन सा चार्ट सबसे अच्छा होता है? ऐसे चार्ट हमको ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारे सिस्टम आज समझो वीकेंड को मैं स्कैन करने बैठता हूँ कि कौन सा, जो मेरा टॉप डाउन अप्रोच है, जो सैटेलाइट व्यू क्या है कि ग्लोबल मार्केट स्टेडी है, हेलीकॉप्टर व्यू क्या है कि इंडियन मार्केट भी नए हाई के नज़दीक मतलब 20,000 के करीब चल रहा है, और उसके अंदर सेक्टर एरियल व्यू क्या है कि इंफ्रा सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, और अभी फार्मा भी मोमेंटम में आ रहा है। तो ये 3 सेक्टर बुलिश है। अब इसके अंदर सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा है, या फिर GFS सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, ये मेरा माइक्रोस्कोपिक। तो ये चार्ट ऐसे सिलेक्ट करने टॉप डाउन अप्रोच से। ओके, विशाल, हालांकि हमने बहुत हद तक की कोशिश की है समझाने की, पर व्यूअर का सवाल है और वो सवाल वही है जो हम पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहे हैं। प्रांजल पाठक पूछ रहे हैं, क्या चार्ट देखकर उन्हें ये पता चल सकता है कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली है? ओके, सो कमिंग बैक टू दैट, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। चार्ट को देख के ये पता चल सकता है कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, क्या होने वाला है वो नहीं पता चलता। वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, श्योर, बट क्या हो रहा है उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, ये हमने अभी डिस्कस किया। अगर वो 40 पे सपोर्ट लेता है तो मुझे खरीदना चाहिए। अब वो ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता है, बट इसलिए मैंने स्टॉप लॉस रखा। अगर नहीं चलेगा तो स्टॉप लॉस होगा, चलेगा तो टारगेट आएगा। वैसे भी आप जो चार्ट दिखा रहे हैं हमें विशाल, वो आपने प्रीफिक्स पहले के बने हुए चार्ट सिखाए हैं। RSI इंडिकेटर तो टाइम के साथ बनेगा ना, राइट? रोज एक, जैसे रोज कैंडल बनता है वैसे रोज एक RSI का प्राइस प्लॉट भी होगा। करेक्ट। तो यानी जब 40 पे उसने सपोर्ट ले लिया और उसने एक आध कैंडल की आपने वेट करी कि वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। तो चार्ट देखकर बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भाव बढ़ेगा या घटेगा। यस। शंकर वाधवा जी का सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है आज की डेट में, उसको कैसे समझ सकते हैं आसानी तरीके से? कैंडलस्टिक चार्ट्स पे मुझे लगता है कि ये पहले तो बता दूं कि कैंडलस्टिक चार्ट 500 साल पुराना है। बिल्कुल, कैंडलस्टिक जापानीज कैंडलस्टिक, और उसी के नाम की किताब है जापानीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव निसॉन, जो पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारी कैंडलस्टिक के बारे में बताया। मेरे कुछ बहुत सारे वीडियोज़ भी है टेक्निकल्स यूट्यूब पे, और उसमें बेसिकली नाम को कभी कभी ऐसे होते हैं इचिमोकू या डोजी या ऐसे सब, नाम से नहीं डरना है, नाम को याद नहीं रखना है हमको। जब लाल और ग्रीन 2 तरह के कैंडल होते हैं, उसके अंदर बॉडी होती है जो एक थिक कैंडल है, और एक छोटे छोटे स्टिक होती है जिसको शैडो बोलते हैं। ये इससे पता चलता है कि आज बुल्स का पावर है कि बेयर्स का पावर है। किसका पावर था? ग्रीन कैंडल थी और अब रेड आ गई, मतलब बुल्स का पावर खत्म हो रहा है, रेड का पावर बढ़ रहा है, मतलब बेयर्स आ रहे हैं। ये खाली पावर समझना है कि बुल्स कहाँ पे और बेयर्स कहाँ पे। तो ये वीडियो से और ये जापानीज कैंडलस्टिक बुक से आपको कैंडलस्टिक के बारे में काफी जानकारी
जानकारी मिल सकती है। और मेरे हिसाब से कैंडलस्टिक यूज करना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम में हम बार चार्ट और लाइन चार्ट यूज करते थे, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट जैसे बोलते हैं अभी 3D है। बिल्कुल, बार चार्ट इज लाइक 2D, बिल्कुल, कैंडलस्टिक इज लाइक 3D, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है आपको। तो कैंडलस्टिक चार्ट, और आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। ये सागर भान जी का एक सवाल है, वो इंदौर से है। वो ये अक्सर कई लोगों के सवाल भी होते हैं कि चार्ट पे हम गैप अप गैप डाउन, उसको कैसे समझें और उसको कैसे ट्रेड में बदलें? सो गैप अप गैप डाउन एक जिस चीज है जो हम ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट्स होते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, या पॉलिटिकल सिचुएशन, या कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है जिसके वजह से गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं। अब ज्यादातर मन में, जैसे मैं माइंडसेट की बात करूंगा अबाउट सिलेक्टिव मेमोरी, कैन यू एक्सप्लेन दैट यू रिमेंबर ओनली द वंस व्हिच डजंट वर्क? जो गैप अप गैप डाउन जो चार्ट में आप जिसमें फंस चुके थे, जिसका हिस्सा थे, जो आपके अगेंस्ट काम किए, आपको वही याद रहते हैं। यू विल नॉट रिमेंबर द गैप अप और गैप डाउन जो आपके, मतलब आप सपोज लॉन्ग पोजीशन होल्ड किए हुए हैं और मार्केट गैप अप हो जाता है, आपके फेवर में आ गई, यू एंडेड अप मेकिंग मोर मनी, यू विल नॉट रिमेंबर दैट। लेकिन अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है और ओवरनाइट कुछ यूएस में न्यूज़ आ गई, दूसरे दिन मार्केट ने गैप डाउन किया, you will always remember that this is a gap down where I lost money. That's a select. Basically, अगर आप सही सिस्टम फॉलो करते, जैसे हमने बात की, तो हमारे ऐसा रिसर्च और हमारी जो बैक टेस्टिंग बताती है कि 90% ऑफ द गैप अप गैप डाउन हैपेंस इन योर फेवर इफ यू डू इट राइट, इफ यू आर फॉलोइंग द राइट ट्रेंड, राइट। और 10% अभी कुछ अलग ही हो गया, जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गई जो हमारे फेवर में, जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं सब रूल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं सीट बेल्ट भी पहना हूं, मैं सिग्नल को भी फॉलो, लेकिन सामने वाला अगर रैश ड्राइविंग करके ठोक के जाता है तो हमारी गलती नहीं है। तो वो रिस्क तो सब जगह पे है, सारे बिजनेस में, जैसे कोविड एक रिस्क था। तो अगर हम अपना काम बराबर से करेंगे तो गैप अप गैप डाउन में भी हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और गैप अप गैप डाउन वर्क्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो। ओके, सो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम में हमारे जो पैटर्न बन रहे हैं उसके हिसाब से आपसे चलें। ये आपने जो एकदम ऑल ऑफ अ सडन क्रैश की बात की, अगर एक रियल सिचुएशन में, यानी बाजार नीचे था, मैक्रो इंडिकेटर ठीक नहीं थे, इंडियन मार्केट्स में फॉल था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अभी रिसेंट की सिचुएशन याद है, लास्ट आवर में HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड का मर्जर अनाउंस हुआ, बैंक निफ्टी शॉट अप अराउंड अबाउट 700-800 पॉइंट्स दैट वेरी डे, और उसके वजह से अगले दिन भी गैप अप मिला। तो ये एक क्रैश है, लेकिन उस टाइम सिस्टम में भी आपके चेंजेस दिखने लग जाएंगे, दिखेंगे। अगर एटलीस्ट आई वुड से कि अगर आप सही दिशा में नहीं हो तो गलत दिशा में तो नहीं होंगे। मतलब अगर गलत दिशा में नहीं होना सबसे बेहतर होता है, बहुत जरूरी है, सबसे टोटली। अब एक सवाल और है, क्योंकि आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोगों ने भावनाओं को कंट्रोल करने के कुछ तरीके निकाले हैं। yes. और इसको एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। इसको हम कैसे देख रहे हैं और कैसे, इससे क्या चेंजेस आपको दिख रहा है, खासतौर पे अगर साइकोलॉजी के तौर पे देखा जाए? और ये मेरा आपसे खासतौर पे सवाल है मेघना, इसको कैसे देख रही हैं आप चेंजेस को? ये See what we believe is कि मार्केट बना है हम ह्यूमन बींग्स से, और ह्यूमन बींग्स भावात्मक लोग हैं, तो देयर हैज टू बी सम एलिमेंट ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग एलिमिनेट्स वो पार्ट, कंप्लीटली एलिमिनेट करके पूरा इट ट्राइज टू मैकेनाइज द होल थिंग, बट इवेंचुअली you will be hit by emotion. Eventually you will have to participate in the market emotion. मतलब कि 100% हम एल्गो पे डिपेंड नहीं कर सकते। एल्गो से हमने देखा कई बार बड़े लॉस भी लगते हैं लोगों को, क्योंकि वो स्टॉप लॉस कट जाते हैं और उस पैनिक सेलिंग में सब सेल ऑफ कर देते हैं और उसके बाद मार्केट बाउंस बैक भी कर जाती है। तो एक एग्जांपल है कि जैसे अभी बहुत सारा AI हो गया है, तो और ऐसा बोल रहे कि अब AI की वजह से काफी लोगों के जॉब जाने वाले हैं। सो इट्स नॉट द सेम थिंग, सेम थिंग हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। सो इट्स गोइंग टू से कि अब AI को कैसे यूज करने वाले के जॉब बढ़ने वाले हैं। करेक्ट। वैसे एल्गो भले आप सिस्टम में डाल दो, अगर ऐसा ही होता तो सिस्टम डाल दिया और पैसा बनना शुरू हो गया तो सभी कर लेते हैं। तो वो एल्गो को समझना और उसको मैनेज करना, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंड चेंज करता है, जो वॉलेटिलिटी चेंज करता है, तो आपको एल्गो को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही एक ही एल्गो है जो सालों साल तक चलता रहेगा तो फिर तो कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो मार्केट चलना। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन द एल्गो ऑल्सो। सो बट जहाँ तक मेरा सवाल है, हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है जहाँ पे मुझे 2 सेकंड में डिसीजन लेना है। हम लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं ताकि आप अपने जॉब और बिजनेस के साथ साथ ट्रेड कर सको, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल इनकम। तो उसके लिए मेरे पास आज नहीं लिया तो मैं कल सुबह या दोपहर को भी ले सकता हूँ, मुझे एल्गो की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास यूनिवर्स ऑफ स्टॉक 10-15 ही है।
जब आप बहुत बड़ा फंड हैंडल करते हो और बहुत सारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो, तब मुझे एल्गो की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक जो मैं दर्शकों को समराइज कर दूं कि अभी तक जो बताया इन्होंने, विशाल ने, उसमें 2-3 बातें काम की उन्होंने बताई। पहला ये कि जब भी ट्रेड करते हैं स्टॉपर्स लगाइए। दूसरा, क्वांटिटी शेयरों की बहुत ज़्यादा मत रखिए, जिसको आप संभाल सके उसको रखिए। ये मान के चलिए कि बाजार में आ रहे हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अनाप शनाप पैसे, इस तरह से कह सकते हैं इसको, जुआ बाजार नहीं है, सट्टा बाजार नहीं है, अनाप शनाप पैसे ऐसे नहीं बनते। आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जो आपको लगता है कौन सा बेहतर हो सकता है उसको डेवलप करने की बात होती है। मेघना, मैं आपसे समझ रहा हूँ, आप हमारे दर्शकों को अगर 2 या 3 काम की बात भावनात्मक तौर पर से बताना चाहें तो क्या बताएंगे? तो मैं आप लोग से पांच एसेंशियल सीज शेयर करना चाहूँगी। वी कॉल इट 5 सीज ऑफ ट्रेडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विकली एक लाइन में समझाती हूँ। सबसे पहला सी होता है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का, जिसे बोलते हैं क्लैरिटी। मतलब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कौन सी टाइप का ट्रेडिंग करना है। जैसे कि ये उन्होंने बताया, क्लियर होना चाहिए कि मेरे यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स इतने हैं, राइट? दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। इंटेंशनैलिटी से ट्रेड करना है। सेकंड वाला सी है कंपीटेंस। सेकंड और थर्ड, कंपीटेंस और कॉन्फिडेंस, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि एक लूप है कॉन्फिडेंस और कंपीटेंस का। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, दे आर इंटरकनेक्टेड। चौथा सी है कोचिंग, जो हम मानते हैं दैट एवरीथिंग, जो सक्सेसफुल बनना है, हर एक आदमी को कोच की जरूरत है। बड़े से बड़े प्लेयर को आज स्पोर्ट्स में देखेंगे, एवरीबडी हैज अ कोच। ट्रू। कोच की हम सबको जरूरत पड़ती है। सो कोचिंग इज समथिंग, आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट वीकनेस। इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, हैव अ कोच हु हैज डन इट। और पांचवा सी है कम्युनिटी। ट्रेडिंग जैसे लोनर्स गेम है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी में जाके चलेंगे, यू नो, यू आर पार्ट ऑफ द राइट पीपल विच हेल्प यू बिल्ड द राइट माइंडसेट, तो वो आपके पूरे सीज को कंप्लीट करता है। ये 5 सीज में सक्सेस है ट्रेडिंग की। बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। मेंटर या कोच तो हर एक का होता है, या तो इन पर्सन होता है, या फिर अगर नहीं तो भगवान भी एक गुरु होते हैं। बहुत किताबें हैं आजकल, किताबें हैं, बुक्स है, वीडियोस है। वैसे भी बाजार के भाव को कहते हैं कि भाव भगवान है। हाँ, जो स्क्रीन है वो अपने आप में जो है भगवान है। यस। तो उसको विश्वास करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस भाव को और इस भावना को, दोनों को हमने समझाने की आज कोशिश की है। बड़े कंक्लूड पॉइंट हमारे लिए है कि आरएसआई एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। विशाल जो हमें समझा रहे थे, होपफुली आपको वो रेंज समझ आई होगी। आप सोशल मीडिया पर हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने ये कोशिश किया है डिग डीप करने की कि रेंज कब शिफ्ट हो रही है, बुलिश से बेयरिश कब हो रही है, बेयरिश से बुलिश कब हो रही है, और आपके टेक्निकल इंडिकेटर में आरएसआई कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। एट द सेम टाइम इमोशनली, आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए, अपने ट्रेड से सक्सेसफुली एंटर करें और सक्सेसफुली एग्जिट आउट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज समय देने के लिए, ये सारी बातें हमारे लिए कंक्लूड करने के लिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, लास्ट कमेंट? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, एंड दिस इज लाइक अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया है, और वो भी दोनों का कॉम्बिनेशन, भाव और भावनाएं दोनों, क्योंकि बहुत कम चैनल या बहुत कम ऐसे शोज है, ज्यादातर टेक्निकल्स पे बात करते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है खाली वो 20% है। करेक्ट। जैसे हमारा एक फेमस कोड है, इट्स 80% माइंडसेट और 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटेजी, और ये सारे बिजनेस आज मेरी भी सोच बदली है यस बात करके मेघना के साथ। और ये वीडियो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी रहेगा। तो अगर नीचे ऑडियंस कमेंट करना चाहे और क्वेश्चन पूछना चाहे, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतने उनके आंसर्स भी दे सकूं। सो मेक श्योर यू वॉच एंड आस्क क्वेश्चंस, एंड आई thoroughly enjoyed this That's an conversation. added bonus for us. तो हम सारे वीडियोस में जो वीडियोस ऐड कर रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। आप अपने सवाल कमेंट्स में डालें। विशाल के लिए सवाल होगा तो विशाल जरूर उसका आंसर देंगे, और मेघना के लिए सवाल होगा तो मेघना भी हमें जवाब देंगी। प्रियंका, हमेशा की तरह जो है स्वदेश सीखना और स्वदेश कुछ नया कर रहा है। पहले हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, जब हमने म्यूचुअल फंड महाकुंभ किया, अब हम जो है स्वदेश शास्त्र के जरिए ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, कमाई की बात कर रहे हैं, और यही 18 स्वदेश की ताकत है। देश का ये सबसे युवा चैनल है, देश का ये सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस चैनल है, जो आपके काम की बात कर रहा है, छोटे छोटे शहरों की बात कर रहा है, उनकी बात कर रहा है जिनकी लोगों की आम दिक्कतें हैं, और उसके बारे में चर्चा कर रहा है। बिल्कुल। चलिए इस खास शो को यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे व्यूअर्स का जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया। प्लीज सोशल मीडिया पे आप हमें सवाल भी भेजें, कमेंट्स भेजें इन वीडियोस पर, हम उन पर फॉलो अप आंसर्स आपके लिए दोनों एक्सपर्ट से दिलवाने की कोशिश जरूर करेंगे। Thank you so much. नमस्कार। नमस्कार।